हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बफर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बफर्स होते क्या हैं, मैं आपको पूरा जो इसका आउटलेट है वो दे देती हूँ। ठीक है, तो जैसे हमारी कोई ड्रग प्रेपरेशन है, हमारे पास कोई कफ सिरप है। ठीक है, अज्यूम कीजिए कि आप मार्केट में जाते हैं, वहाँ से कफ सिरप लेके आते हैं, परचेज़ करते हैं। ठीक है, अब जो कफ सिरप्स होते हैं उसमें जो मोस्टली जो सॉल्ट्स होते हैं वो अमोनियम क्लोराइड या फिर पोटाशियम आयोडाइड होते हैं। ठीक है, हर सॉल्ट की कोई पीएच होती है, या तो वो एसिडिक होता है, या बेसिक होता है, या न्यूट्रल होता है। ठीक है, मान लीजिए आपने कफ सिरप लिया, वो अल्केलाइन है, उसकी पीएच जो है वो थोड़ी सी 7 से ऊपर है। ठीक है, तो आप उसको परचेज़ करके मार्केट से घर ले आते हैं। ठीक है, उसके बाद उस कफ सिरप को आप यूज़ करते हैं, उसका 1 टीस्पून आप लेते हैं। उसके बाद जो उसका ढक्कन है कफ सिरप का, उसकी लिड है, उसको आप लूज़ छोड़ देते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, जो इन्वायरमेंटल जो ऑक्सीजन है वो आपके कफ सिरप में ट्रैप हो जाएगी, कफ सिरप में अंदर जो है वो रिएक्शन कॉज करेगी। समटाइम्स क्या होता है, ड्यू टू सो मैनी रीजंस, एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने क्या किया, उसमें डेलिब्रेटली क्या आपने यूज़ किया कफ सिरप, उसमें वाटर जो कंटेंट जो है वो चला गया उसके अंदर। ठीक है, जैसे आपने उसके ढक्कन से कफ सिरप यूज़ किया, उसको वॉश करके आपने उसको फिर से लगा दिया कफ सिरप के ऊपर, उससे क्या होता है कि जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं वो कफ सिरप में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो कफ सिरप है उसमें H पॉजिटिव या OH नेगेटिव, अगर OH नेगेटिव और H पॉजिटिव किसी भी रीज़न से उसके अंदर चले जाते हैं तो कफ सिरप की जो pH है वो चेंज हो जाएगी। अगर H पॉजिटिव उसमें ऐड हो गए तो उसकी जो pH है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, अगर उसमें OH नेगेटिव ऐड हो गए, दैट कफ सिरप कन्वर्टेड इनटू द बेसिक नेचर, बिकॉज ठीक है जो उसकी पीएच है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी इससे क्या होगा, जो आपका कफ सिरप है वो स्पॉयल हो जाएगा, वो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उसकी जो पीएच है वो चेंज हो चुकी है। तो इन ऐसी प्रॉब्लम्स को, ऐसी जो ये डेलिब्रेटली या अनइंटेंशनली जो हमसे हो जाती हैं, ऐसी मिस्टेक्स जिससे हमारा जो सॉल्ट है उसकी जो पीएच है वो चेंज हो जाती है, उससे वो यूज़ करने लायक नहीं रहता, ऐसे केसेस में हम यूज़ करते हैं बफर्स। ठीक है, बफर्स हम क्या करते हैं, हम बफर्स थोड़ा सा कफ सिरप में ऐड कर देंगे। उसमें ऐड करने के बाद क्या होगा, जब भी आप कफ सिरप को या कोई भी मेडिसिन को यूज़ करोगे, अगर कोई फॉर एनी रीज़न उसमें कभी H पॉजिटिव या एयर के साथ या फिर वाटर के साथ कोई रिएक्शन हो जाता है, उससे उसकी pH चेंज नहीं होगी। जो बफर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अगर आपके ड्रग में, आपकी सिरप में H पॉजिटिव ऐड हो गया तो बफर्स क्या करेंगे, उस H पॉजिटिव के साथ खुद रिएक्ट करके आपकी जो ड्रग है, आपका जो सिरप है उसको ख़राब होने से बचा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो H पॉजिटिव के साथ पहले ही रिएक्ट कर जाते हैं, तो H पॉजिटिव जो है वो H पॉजिटिव नहीं रहते। ठीक है, उससे जो आपका ड्रग है, जो आपकी मेडिकमेंट है, जो आपका सिरप है, जो लोशन है, वो उसको स्पॉयल होने से रोकते हैं। तो बफर्स क्या होते हैं, बफर्स आर द कंपाउंड्स और मिक्सचर ऑफ कंपाउंड that by their presence in the solution resist to change in the pH upon the addition of small quantities of acid and alkali। बफर्स क्या होती हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं और मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड्स हैं कि अगर हम इसको किसी में ऐड कर दें सॉल्यूशन में तो ये उसकी pH को चेंज नहीं होने देते, अगर उसमें कोई एसिड और अल्कली जो है वो स्मॉल अमाउंट में ऐड हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट है नेसेसिटी ऑफ बफर सिस्टम। ठीक है, नेसेसिटी ऑफ बफर सिस्टम जो है, जो आपको पता ही है कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों नेसेसिटी है। इसका मतलब है कि समटाइम्स क्या होता है कि आपकी जो मेडिसिन है, या आपकी कोई ड्रग है, जो लोशन है, हम उसको कभी लूज छोड़ देते हैं, उससे उसका जो कनेक्शन है वो एयर के साथ हो जाता है, और वो क्या करती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अब्जॉर्ब हो जाती है, उससे जो वो ड्रग है वो एसिडिक हो जाती है। ठीक है, तो उसकी जो पीएच है वो कम हो जाती है।
ठीक है। या फिर क्या होता है, समटाइम्स हम जब भी ड्रग्स को स्टोर करते हैं तो प्लास्टिक बॉटल या फिर ग्लास बॉटल्स में स्टोर करते हैं। समटाइम्स क्या होता है, जो प्लास्टिक एंड ग्लास है उसमें भी ऐसे आयंस होते हैं जो आपकी ड्रग की पीएच को चेंज कर देते हैं, ठीक है। उससे क्या हो सकता है, आपका जो ड्रग है वो खराब हो सकता है। ऐसी प्रॉब्लम्स को हम डिक्रीज करने के लिए हम बफर सिस्टम जो है वो फॉलो करते हैं, बफर्स ऐड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बफर। देयर आर टू टाइप ऑफ बफर, एसिडिक एंड बेसिक बफर, ठीक है। एसिडिक एंड बेसिक बफर, ठीक है। एसिडिक बफर्स की एग्जांपल कौन सी है? द वन इज CH3COOH, साथ में उसका सॉल्ट है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, एसिडिक बफर्स क्या होते हैं? एसिडिक बफर होते हैं जिसमें वीक एसिड होता है, साथ में उसका सोल्ट होता है, ठीक है। अब देखिए जो एसिटिक एसिड है CH3COOH वो एक वीक एसिड है, ठीक है। अगर हम इसका सॉल्ट बनाना हो तो हम सॉल्ट कैसे बनाते हैं? हम इसमें सोडियम क्लोराइड सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। जब हम सोडियम क्लोराइड ऐड करेंगे दैट कन्वर्टेड इनटू द CH3COONA, ठीक है। तो एक तो हो गया एसिड, एक उसकी सोल्ट फॉर्म, दोनों को मिक्स करके क्या बन जाता है? बफर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड भी एक वीक एसिड है, अगर उसका सॉल्ट देखें तो क्या होएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट है फॉस्फोरिक एसिड, सोडियम फॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक बफर्स, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिक बफर। सेम कंसेप्ट है इसमें भी हम क्या करेंगे? बेस लेंगे, ठीक है। बेस कौन सा लेंगे? वीक बेस, कोई भी हम वीक बेस ले लेंगे, साथ में उसका सॉल्ट ले लेंगे। अब हमारे पास वीक बेस कौन सा है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम क्लोराइड ऐड कर दें तो क्या होगा? OH निकल के उस जगह पे क्या लग जाएगा? Cl, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक वीक बेस है, साथ में उसका सॉल्ट कौन सा है? अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट है अमोनिया एंड अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया एंड डाई अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है। तो बेसिक बफर्स की एग्जांपल जो है वो क्या होती है? वीक बेस एंड अलोंग विद इट्स सॉल्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट है, एक होते हैं डबल सॉल्ट बफर्स। डबल सॉल्ट बफर्स क्या होते हैं, ठीक है? ये क्या होते हैं? जिसमें 2 सॉल्ट का मिक्सचर होता है, ठीक है। मतलब क्या है? एसिडिक एंड बेसिक तो होते ही हैं, उसके जो अलावा जो एक टाइप है डबल सॉल्ट बफर, उसमें क्या होता है? 2 सॉल्ट का मिक्सचर होता है, ठीक है। उसकी एग्जांपल जो है फॉस्फेट बफर। फॉस्फेट बफर एक ऐसा बफर है जिसको डबल सॉल्ट बफर भी कहते हैं, क्योंकि इट कंटेन 2 सॉल्ट, वन इज मोनो बेसिक पोटाशियम फॉस्फेट एंड अनदर वन इज डाई बेसिक पोटाशियम फॉस्फेट। मोनो बेसिक पोटाशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या है? KH2PO4। डाई बेसिक पोटाशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या है? K2HPO4, ठीक है। तो डाई बेसिक पोटाशियम मतलब इसमें 2 पोटाशियम है, डाई पोटाशियम। मोनो बेसिक मतलब इसमें 1 पोटाशियम है, ठीक है। तो ये डबल सॉल्ट बफर, ठीक है। नेक्स्ट है बफर एक्शन। बफर एक्शन क्या होता है? जब भी हम किसी बफर को ऐड करते हैं ड्रग में, कोई फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में, वो कैसे एक्ट करता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है, कैसे वो काम करता है। अगर हम बात करें इसकी तो देखिए, सबसे पहले हम एसिडिक बफर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, ठीक है। अब अज्यूम करते हैं एसिडिक बफर, हाँ आपने एग्जांपल देखी थी, एसिटिक एसिड एंड उसका सॉल्ट सोडियम एसीटेट, ठीक है। अब देखिए आपके पास कोई सोल्यूशन है, ठीक है, उस सोल्यूशन में आपने बफर ऐड कर दिया। कौन सा ऐड कर दिया? एसिटिक एसिड वाला बफर, ठीक है। आप उसमें क्या ऐड करोगे? ठीक है, एक तो एसिटिक एसिड ऐड कर दो, एक उसका सॉल्ट ऐड कर दो सोडियम एसीटेट, तो क्या बन गया? एसिडिक बफर जो है वो आपके सोल्यूशन में चला गया, ठीक है। उसके बाद आपने उसको बंद कर दिया, ड्रग को स्टोर कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ? जब आपने उसको यूज़ किया तो मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए आपके जो सोल्यूशन है जिसमें आपने एसिडिक बफर ऐड किया हुआ था उसमें H पॉजिटिव की एंट्री हो गई, ठीक है, H पॉजिटिव की एंट्री हो गई।
मान लीजिए कोई कंडीशंस आ गई जिससे क्या हुआ, आपने उसमें क्या ऐड किया थोड़ा सा एसिड ऐड किया, क्योंकि आप देखना चाहते हैं कि जो आपकी ड्रग में जो बफर है वो कैसे रिएक्ट करता है, उसका एक्शन क्या है, वो कैसे जो पीएच है उसको बढ़ने भी नहीं देता, कम भी नहीं होने देता। ठीक है, तो हम अब देखिए आपके पास कौन सा बफर है, सोडियम एसीटेट। ये देखिए जो रिएक्शन है उसमें क्या है, बफर का हम देखेंगे, आपका जो ड्रग है उसमें कौन सा बफर है, CH3COONA। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, वो बफर ब्रेक कर जाएगा किसमें, सोडियम पॉजिटिव में एंड CH3COO नेगेटिव, 2 आयंस बन जाएंगे। ठीक है, तो अब आपके जो सोल्यूशन है जिसमें आपने बफर्स डाला हुआ है उसमें जो बफर है वो ब्रेक कर गया है। बफर्स कैसे ब्रेक कर गया, और उसमें जो सोडियम है वो अलग हो गया और CH3COO नेगेटिव जो है वो अलग हो गया। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा एसिड डालेंगे, हम देखना चाहते हैं कि जो एसिड है वो कैसे रिएक्ट करता है बफर के साथ। ठीक है, बफर जो है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो जब आपने एसिड डाला, ये देखिए उसके बाद देखिए H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, आपने क्या किया उसमें HCl ऐड कर दिया थोड़ा सा, तो HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो ब्रेक कर जाएगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। तो H पॉजिटिव क्या करेंगे, वो CH3COO नेगेटिव जो आपके सोल्यूशन में पड़ा है उसके साथ रिएक्ट करके ये बना देंगे CH3COOH, ये बन गया एसिटिक एसिड। ठीक है, आपके सोल्यूशन में क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। जब एसिटिक एसिड बन गया तो सारे के सारे जो H पॉजिटिव है वो यूज हो जाएंगे, तो जो आपका सोल्यूशन है उसकी जो पीएच है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि सारे के सारे जो H पॉजिटिव हैं वो CH3COO नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, एसिटिक एसिड बना देंगे, उससे जो पीएच है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे। ठीक है, ये उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो हम HCl डालते हैं वो क्या करेगा, वो ब्रेक कर जाएगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। उसके बाद जो H पॉजिटिव है वो क्या करेगा, जो सोल्यूशन में बफर पड़ा है CH3COO नेगेटिव जो उसका आयन पड़ा है उसके साथ रिएक्ट करके इट कन्वर्ट इनटू द CH3COOH एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है, वो ब्रेक नहीं करता आगे जाके, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। ठीक है, इसकी वजह से जो आपका सोल्यूशन है उसकी जो पीएच है वो कम नहीं होगी, क्योंकि जो सारे के सारे H पॉजिटिव हैं वो यूज हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अगर आप बेस ऐड कर दो। ठीक है, तो अगर आपके पास सोल्यूशन है वही बफर है, ठीक है, आपको पता है कि बफर ना तो अगर आपके सोल्यूशन की एसिडिटी इंक्रीज होती है उसको भी रोकते हैं, अगर कोई चीज़ बेसिक ऐड होती है उसको भी रोकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम कोई बेस ऐड कर दें, ठीक है, तो बेस क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने कोई बेस ले लिया, ठीक है, हमने क्या किया, बफर ले लिया। अब हम जो बफर जो है सोल्यूशन में उसमें कौन सा सोल्ट है, एसिटिक एसिड, CH3COOH जो है वो उसमें पड़ा है। ठीक है, CH3COOH जो है दैट कन्वर्ट इनटू द CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। ठीक है, तो जब वो CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव में ब्रेक कर जाएगा, उसके बाद आपने उसमें डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपने थोड़ा सा बेस डाल के देखा कि देखते हैं कैसे बफर एक्शन करता है। ठीक है, तो अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है दैट ब्रेक इनटू द सोडियम पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। जो OH नेगेटिव है वो क्या करेगा, वो रिएक्ट करेगा H पॉजिटिव के साथ। ठीक है, रिएक्ट करके वो क्या बना देगा, वाटर। ठीक है, OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव दोनों मिलके क्या बना देंगे, वाटर। तो ये वाटर जब बन जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, जो OH नेगेटिव है वो सारे के सारे वाटर बनाने में ही यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो सोल्यूशन है जिसमें आपने एसिडिक बफर CH3COOH एंड CH3COONA ये वाला बफर जो ऐड किया था, उसने क्या किया, सारे के सारे हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो यूज कर लिए, उससे आपका जो सोल्यूशन है उसकी जो पीएच है वो इंक्रीज नहीं होगी, तो सोल्यूशन जो है वो आपका खराब नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेसिक बफर। पहले हमने एसिडिक बफर का जो एक्शन है वो देखा था, अब हम देखेंगे बेसिक बफर का एक्शन। ठीक है, बेसिक बफर की कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। हमने एक एग्जांपल ले ली अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है जी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोनों जो है ये वीक बेसिस हैं। ठीक है,
वीक बेस होता है, उसमें साथ में उसका सॉल्ट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं तो आपके पास कौन सा है बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या, अगर सबसे पहले हम देखेंगे अगर हमने एसिड ऐड कर दिया, एक ड्रॉप हम एसिड डालेंगे, हमने कौन सा एसिड ऐड किया, HCl, ठीक है। अब आपका जो सोल्यूशन है जिसमें आपने बफर ऐड किया हुआ है, वो बफर कौन सा ऐड किया आपने, बेसिक बफर। एग्जाम्पल क्या है उसकी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। तो आप रिएक्शन में देखिए आपके सोल्यूशन में कौन सा बफर है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या करेगा, वो ब्रेक कर जाएगा 2 आयंस में, अमोनियम पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्साइड नेगेटिव, OH नेगेटिव, ठीक है। तो OH नेगेटिव जो है उसमें जब आपने एसिड ऐड किया, एसिड क्या होता है, HCl जो ब्रेक करेगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। तो H पॉजिटिव जो है वो रिएक्ट करेगा OH नेगेटिव के साथ, तो क्या बन जाएगा, वाटर, ठीक है, वाटर बन जाएगा। तो सारे के सारे H पॉजिटिव जो है वो यूज हो जाएंगे। यूज होने के बाद क्या होगा, आपका जो सोल्यूशन है वो बच जाएगा, उसमें जो H पॉजिटिव है वो नहीं जाएंगे, उससे जो आपका सोल्यूशन है वो खराब नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे जो H पॉजिटिव हैं एसिड के वो सारे के सारे यूज हो गए। यूज होने के बाद उन्हें वाटर बना दिया, तो आपका सोल्यूशन जो है वो स्पॉइल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे कि अगर हम कोई बेस ऐड कर दें तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब आपके पास बेस कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आपने डाला तो आपके पास पहले आपने बफर का नाम लिखना है। बफर कौन सा है आपके पास, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड में से निकल के अमोनियम क्लोराइड जो है वो ब्रेक कर जाएगा, क्लोराइड नेगेटिव एंड अमोनियम पॉजिटिव, ठीक है। तो आपने उसके बाद उसमें 1 ड्रॉप क्या ऐड कर दिया, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा ऐड करना है आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ब्रेक कर जाएगा सोडियम प्लस एंड OH नेगेटिव में। तो OH नेगेटिव जो है वो क्या करेंगे, आपके बफर में अमोनिया आयन प्रेजेंट है, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट करके इट कन्वर्ट इनटू द अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सारे के सारे OH नेगेटिव जो है वो यूज हो जाएंगे, तो आपका सोल्यूशन जो है वो स्पॉइल नहीं होगा, ठीक है। ये आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है बफर इक्वेशन, ठीक है। बफर इक्वेशन को हैंडरसन हैजलबर्ग इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। हम इसको ड्राइव करेंगे। सबसे पहले आपने ड्राइव कैसे करना है, सबसे पहले हम एसिड बफर के लिए ड्राइव करेंगे इसे, ठीक है। आपने देखिए, ठीक है, आपके पास कोई एसिड है, ठीक है। अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड जो है आपके पास वीक, आपको पता है कि जब भी आपने एसिड बफर बनाना है तो आपने उसमें वीक एसिड ऐड करना है, ठीक है, वीक एसिड। तो जो वीक एसिड्स होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, ठीक है। तो आपके पास एसिड कौन सा है, HA। आपने अज्यूम करना है कि आपके पास एसिड है, उसका नाम है HA। तो HA जब डिवाइड होएगा, जब वो डिसोसिएट होएगा, इट कन्वर्ट इनटू द 2 आयंस, दैट वन इज H पॉजिटिव एंड अनदर वन इज A नेगेटिव। अगर हमने इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, उसका फॉर्मूला होता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मोलर कंसेंट्रेशन को डिवाइड करना होता है रिएक्टेंट की मोलर कंसेंट्रेशन से। सो अगर हम बात करें Ka होता है आयनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट इनको, ठीक है। तो Ka जो होता है इज इक्वल टू H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन इनटू A नेगेटिव की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय HA, जो एसिड लिया है आपने उसकी कंसेंट्रेशन, ठीक है। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें, H पॉजिटिव को आपने बाहर निकाल लेना है, देन H पॉजिटिव जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, KaHA डिवाइड बाय A नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखना है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है कि जितने भी जो वीक एसिड्स होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करते, वो बहुत कम डिसोसिएट करते हैं। तो जो उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट है उसका जो इफेक्ट है वो ऐसे दिखाते हैं हम, ठीक है, ये जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपने मूव करना है, H पॉजिटिव आपने निकाल लिया है, ठीक है। अब आप देखिए जो H पॉजिटिव है इज इक्वल टू Ka। अब Ka के साथ एसिड भी लिख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। HA जो है, HA क्या है, एसिड, A नेगेटिव क्या है उसका, सॉल्ट। तो हमने क्या किया, इसको टर्म्स में यूज कर लिया, एसिड डिवाइड बाय सॉल्ट, ठीक है। अब हमने क्या लेना है, लोग लेना है बोथ साइड्स पे, ठीक है। उसके बाद हम जब लोग लेंगे, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड, देन लोग H पॉजिटिव इज इक्वल टू लोग Ka प्लस लोग एसिड ओवर सॉल्ट,
ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव के साथ, ठीक है। देन नेगेटिव log H पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव log, हमने क्या करना है कि दोनों तरफ नेगेटिव साइन ले लिया। जब हम नेगेटिव साइन दोनों तरफ लेंगे देन नेगेटिव log H पॉजिटिव इज इक्वल टू, इसके आगे भी नेगेटिव लग जाएगा, नेगेटिव log KA, फिर इसके आगे भी नेगेटिव लग जाएगा, नेगेटिव log एसिड ओवर सॉल्ट, ठीक है। अगर हम नेगेटिव log H पॉजिटिव की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, pH, ठीक है। pH क्या होती है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो pH इसकी जगह पे हम pH पुट कर देंगे, ठीक है। नेगेटिव log Ka किसके इक्वल होता है, pKa। अगर हम पूरी रिएक्शन की बात करें देन pH इज इक्वल टू नेगेटिव log Ka को pKa लिख देना है, ठीक है। उसके बाद पूरा ऐसे ही रख देना आपने, नेगेटिव log एसिड ओवर सॉल्ट, ठीक है। अगर हम जो log एसिड ओवर सॉल्ट है, ठीक है, अगर हम सॉल्ट को ऊपर ले जाएं, एसिड को नीचे ले जाएं, तो जो नेगेटिव साइन होता है वो प्लस हो जाता है, ठीक है। ये मैथमेटिकल की कुछ टर्म्स हैं, उसमें क्या होता है कि log के साथ, अगर आपने कभी log लिया है, log के साथ जो डिवाइड वाली जो होती है, अगर हम उसके नीचे वाला पार्ट ऊपर शिफ्ट कर दें, ऊपर का पार्ट नीचे शिफ्ट कर दें, तो log के आगे नेगेटिव साइन आ जाता है। तो log के आगे नेगेटिव साइन पहले ही है, तो नेगेटिव नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। pH इज इक्वल टू pKa प्लस log salt over acid, दिस इज कॉल्ड हैंडरसन हैज़लबर्च इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बेसिक बफर के लिए इक्वेशन ड्राइव करेंगे, ठीक है। सेम है, इसमें आपने क्या लेना है, कोई भी वीक बेस, ठीक है। वीक बेस का जो आपने अज्यूम करना है वो है BOH, ठीक है। BOH जब डिवाइड होएगा वो किस में होएगा, B प्लस एंड OH नेगेटिव। अगर हम उसके बाद डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करें, KB, वो किसके इक्वल है, B पॉजिटिव OH नेगेटिव डिवाइड बाय BOH, ठीक है। तो अगर सेम है बिल्कुल, उसके बाद आपने OH नेगेटिव जो है वो बाहर निकाल लेने हैं, देन KB इज इक्वल टू BOH डिवाइड बाय B पॉजिटिव, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, ये बिल्कुल सेम है कि जो वीक बेसिस होते हैं वो स्लाइटली डिसोसिएटेड होते हैं, उसमें क्या होता है, जो BA होता है वो क्या करता है, B पॉजिटिव आयन में OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, वो बिल्कुल सेम थ्योरीज है उसकी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, OH नेगेटिव को आप कैसे लिख सकते हैं, KB इंटू बेस ओवर सॉल्ट, मतलब क्या है, उसमें क्या है, देखिए आप OH नेगेटिव है ना, साथ में KB है ना, तो BOH क्या है, बेस है, B पॉजिटिव क्या है, सॉल्ट है। तो उन्होंने क्या किया, इसको टर्म्स को बेस ओवर सॉल्ट यूज कर लिया, तो OH नेगेटिव इज इक्वल टू KB इंटू बेस ओवर सॉल्ट। उसके बाद आपने टेकिंग log ऑन बोथ साइड, देन log OH नेगेटिव इज इक्वल टू log KB, ठीक है, प्लस जब हम log लेते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन की टर्म्स होती है उसमें प्लस आ जाता होता है, तो KB के साथ बेस ओवर सोल्ट है, तो बेस ओवर सोल्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, दैट कन्वर्टेड इन द प्लस साइन, log KB प्लस log बेस ओवर सॉल्ट। उसके बाद हमने दोनों तरफ नेगेटिव साइंस के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन नेगेटिव log OH इज इक्वल टू नेगेटिव log KB माइनस log बेस ओवर सॉल्ट, सेम है। उसके बाद हम जो टर्म्स है उसको उल्ट कर देंगे, सॉल्ट ऊपर कर देंगे, बेस नीचे कर देंगे, जो साइन है वो प्लस हो जाएगा, और नेगेटिव log OH क्या होता है, POH, नेगेटिव log KB क्या होता है, PKB, देन POH इज इक्वल टू PKB प्लस log salt over base, दिस इज कॉल्ड हैंडरसन हैज़लबर्च इक्वेशन फॉर बेसिक बफर्स, ठीक है। अब हम सिग्निफिकेंस की बात करें, हमने हैंडरसन हैज़लबर्च इक्वेशन ड्राइव कर ली है, ठीक है। तो अगर उस इक्वेशन की बात करें तो सिग्निफिकेंस क्या है, वो आपको पता ही है कि हमने क्या किया, उसमें POH इज इक्वल टू PKA प्लस log एसिड ओवर साल्ट। अगर हम इक्वेशन की बात करें, ठीक है, हम कोई मान लीजिए आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता है कि OH कितने हैं, तो आप POH निकाल लोगे, ठीक है, PKB की वैल्यू निकाल सकते हो, अगर आपको सॉल्ट ओवर एसिड पता है, अगर आपको K डिसोसिएशन कांस्टेंट पता है तो आप एसिड कितना है वो निकाल सकते हो, सॉल्ट कितना है वो निकाल सकते हो, दीज ऑल आर द सिग्निफिकेंस, ठीक है। सो मेजर सिग्निफिकेंस क्या है, PKW क्या होता है, अगर आपके सोल्यूशन में जितने H पॉजिटिव हैं प्लस OH नेगेटिव हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, 14, ठीक है।
अगर आपको H पॉजिटिव पता है, ठीक है, तो OH नेगेटिव कैसे निकालोगे? आप 14 में से H पॉजिटिव माइनस कर दोगे तो वो क्या आ जाएंगे? OH। अगर आपको OH पता है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, 14 में से OH नेगेटिव माइनस कर देने हैं तो आपके पास क्या आ जाएंगे? H पॉजिटिव। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। मतलब क्या है इसका? मान लीजिए आपके पास बेसिक बफर है, ठीक है, आपने बेसिक बफर की POH निकाल ली, ठीक है, अब आपने उसकी pH पता करनी है तो आपने सीधा उसे 14 में से माइनस कर देना है तो आपके पास क्या आ जाएगी? pH ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, दीज ऑल आर द सिग्निफिकेंस ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है बफर कैपेसिटी। ठीक है, बफर कैपेसिटी क्या होती है? अ बफर काउंटरएक्ट्स द चेंज इन pH ऑफ सोल्यूशन upon the addition of strong acid or strong base or other agent that tend to alter the hydrogen ion concentration। ठीक है, मतलब क्या है? अब आपके पास बफर है, आप उसकी कैपेसिटी देखना चाहते हैं कि भी इसकी कितनी कैपेसिटी है। तो बफर कैपेसिटी क्या होती है? एक बफर की कैपेबिलिटी कि वो कितना रेजिस्ट कर सकता है चेंज इन pH को। मतलब क्या है? जिस सोल्यूशन में वो पड़ा है, अगर हम उस सोल्यूशन में एसिड या बेस जो है वो ऐड करते हैं तो उसकी कितनी कैपेबिलिटी है, वो किस अमाउंट तक एसिड और बेस को रेजिस्ट कर सकता है कि वो सोल्यूशन की चेंज इन pH नहीं होने देगा, और किसके बाद उसका जो बफर एक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर आप एसिड ऐड करोगे तो आपके सोल्यूशन में जो बफर है वो काम करना बंद कर चुका है, अब आपके सोल्यूशन की जो pH है वो चेंज हो जाएगी। मतलब उसकी कितनी कैपेसिटी है pH को चेंज ना होने देने की। ठीक है, रेजिस्ट करने की कितनी कैपेसिटी है? ठीक है, दैट टेंड्स टू अल्टर द चेंज इन pH। ठीक है, बफर कैपेसिटी को बीटा से डिनोट करते हैं। अगर हम बफर कैपेसिटी बीटा जो है वो उसको और क्या क्या नाम है उसके? बफर एफिशिएंसी। मतलब कि बफर की एफिशिएंसी कितनी है, बफर कितना एफिशिएंटली काम करता है। बफर इंडेक्स का मतलब होता है कि इसमें क्या करते हैं हम, अलग अलग बफर जो हैं उनकी जो कैपेबिलिटी है वो नोट डाउन करते हैं, फिर उनका इंडेक्स बनाते हैं। ठीक है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये फलाना जो बफर है इसकी कितनी कैपेबिलिटी है। अगर कल आप ड्रग्स बनाते हैं, ठीक है, उस ड्रग का स्टोरेज टाइम जो है वो 5 साल का है, 10 साल का है ड्रग का एक्सपायरी टाइम। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बफर चूज करते हैं। जो अच्छे बफर्स होते हैं जिनकी कैपेबिलिटी अच्छी होती है, जब ज़्यादा एक्सपायरी है ड्रग की तो हम अच्छे वाले बफर ऐड करते हैं सो दैट लॉन्ग रन पे वो अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म करते रहे। ठीक है, नेक्स्ट है बफर वैल्यू भी कह देते हैं इसको, क्योंकि इससे हमें बफर की वैल्यू पता चलती है कि उस बफर की क्या वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिनेशन को अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में देखें तो इट इज़ अ रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ acid added or strong base added to small change in pH brought about by this addition। तो बीटा जो है दैट इज बफर कैपेसिटी, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा बी। ठीक है, डेल्टा बी क्या है कि आपने थोड़ा सा कोई आपने बेस डाला तो उसके डालने से आपकी जो pH है सोल्यूशन की वो चेंज होगी। तो बीटा जो होती है वो क्या होती है? इट इज़ अ रेशो ऑफ बफर कैपेसिटी। क्या होगी? ये रेशो होती है कि आपने रेशो ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस या फिर एसिड, आप डेल्टा ए भी लिख सकते हैं कि डेल्टा बी को, पर इन्होंने डेल्टा बी से डिनोट किया है। ठीक है, इसका मतलब होता है बफर कैपेसिटी अगर मैथमेटिकल टर्म्स में देखें तो इक्वल होती है स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस एडेड डेल्टा बी डिवाइड बाय स्मॉल चेंज इन द pH। ठीक है, डेल्टा बी क्या है? द स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिशन इन gram equivalent by a liter of strong base added to the buffer solution to produce a pH change। मतलब क्या है? आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको छोड़िए आप। डेल्टा बी क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एडेड, एंड डेल्टा pH क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ pH चेंज बाय द एडिशन ऑफ दैट बेस। ठीक है, तो बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द बफर कैपेसिटी ऑफ द सोल्यूशन हैज़ अ वैल्यू ऑफ 1। ठीक है, अगर हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट, अगर हम
मान लीजिए आपके पास कोई सोल्यूशन है, उसमें बफर है, ठीक है, आपने उस बफर की कैपेबिलिटी पता करनी है, आपने उस बफर की एफिशिएंसी पता करनी है, आपने उस बफर का इंडेक्स पता करना है, आपने उस बफर की वैल्यू पता करनी है, दैट इज बीटा, ठीक है। तो वो 1 कब होती है? जब आपने उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस डाला हो या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड डाला हो, ठीक है। सोल्यूशन कितना होना चाहिए बफर का? 1 लीटर। मतलब क्या है इसका कि आपके पास जो बफर कैपेसिटी है बीटा है उसकी वैल्यू 1 कब होती है? जब आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस और एसिड ऐड करते हैं 1 लीटर बफर सोल्यूशन में, और जो चेंज इन पीएच है वो भी 1 पीएच यूनिट है। समझ गए? ठीक है, मतलब क्या है, जो बीटा की वैल्यू है वो 1 कब होती है, बफर कैपेसिटी की वैल्यू 1 कब होती है? जब सारे पैरामीटर्स 1 हो जाएंगे, ठीक है। सारे पैरामीटर्स क्या हैं? एक तो बीटा इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा पी एच। अगर डेल्टा वी 1 हो जाए, डेल्टा पी एच 1 हो जाए तो बीटा जो है वो अपने आप 1 हो जाएगी। तो अगर हम उसको डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू 1 व्हेन we add 1 gram equivalent of base or acid into the 1 liter solution of buffer, ठीक है। 1 लीटर सोल्यूशन है बफर का, और जो चेंज इन पीएच हो रही है वो भी 1 हो रही है, मतलब डेल्टा पीएच की वैल्यू भी 1 है, चेंज इन पीएच की वैल्यू 1 है। डेल्टा बी क्या है? अमाउंट ऑफ बेस और एसिड एडेड, अमाउंट ऑफ बेस एसिड वो भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो बीटा जो है वो भी 1 हो जाती है, ठीक है। बस इतना ही आपकी उसमें। हाँ, नेक्स्ट है द बफर कैपेसिटी इज नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू फॉर अ गिवन बफर सिस्टम बट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ बेस एडेड, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बफर है, ठीक है, उसकी बफर कैपेसिटी है, ठीक है। तो अब आपके पास बेस भी तो कितने हैं ना, जरूरी थोड़ी है कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ही ऐड करोगे हर बार, ठीक है। आप मान लीजिए आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, आपने वो ऐड कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दी, ऑक्सीजन ऐड कर दी। तो जब बेस की बेसिसिटी जो है आप जो बाहर से ऐड कर रहे हैं जब वो वेरी करेगा तो जो आपका बफर है उसकी भी एक्शन करने की जो कैपेबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। किसी बफर के लिए जो आपका बफर, किसी भी बेस और एसिड के लिए आपका जो बफर है क्या पता वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो। मान लीजिए कभी आपके ड्रग में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो गई तो उसके लिए जो आपका बफर है वो कम काम करता हो। तो इसका मतलब क्या है कि बफर कैपेसिटी जो है किसी बफर की वो कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, वो चेंज होती रहती है। जिस हिसाब के आप एसिड और बेस ऐड करते रहोगे सोल्यूशन में उससे जो बफर को कैपेबिलिटी है वो भी चेंज होती जाती है, ठीक है। अब देखिए, विद द एडिशन ऑफ मोर सोडियम हाइड्रोक्साइड द बफर कैपेसिटी डिक्रीज रैपिडली व्हेन सफिशिएंट बेस हैज बीन एडेड द एसिड कन्वर्ट कंप्लीटली इनटू द सोडियम आयंस। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब क्या है कि आपके पास कोई सोल्यूशन है, आपने उसमें बफर डाल दिया, ठीक है, उसके बाद आपने उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना स्टार्ट किया। अब देखिए जब आप स्टार्टिंग में सोडियम हाइड्रोक्साइड की ड्रॉप डालोगे तब आपका जो बफर है वो तैयार बैठा है काम करने के लिए, क्योंकि आपने अभी डाला है, न्यू है, ठीक है, तो वो काम बहुत जल्दी करेगा, ठीक है। फिर आपने एक ड्रॉप और डाला, फिर उसने फिर से वो रिएक्शन देगा तो वो सोल्यूशन को बचाएगा कि वो उसकी पीएच ना चेंज हो। फिर आपने और ड्रॉप डाला, फिर वो और एक्ट करेगा, ठीक है। टाइम टू टाइम क्या होगा, जो बफर है उसकी जो कैपेबिलिटी है वो कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो आयंस हैं वो लगातार जो आपका बेस डाल रहे हैं आप या फिर कोई एसिड डाल रहे हैं उसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो बफर की जो कैपेसिटी है वो कम होती जाती रहती है, क्योंकि उसमें जो आयंस की कमी हो जाती है। उसके बाद एक टाइम पे क्या होगा, जब आप और एसिड डालोगे या बेस डालोगे तो जो बफर है वो ये आपको मैसेज दे देगा कि भाई और मेरे पास आयंस नहीं है, अब मैं और रिएक्ट नहीं कर सकता, तो प्लीज़ अब आप बंद कर दीजिए डालना, या फिर आपकी जो ड्रग है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब क्या है, एडिशन करने से सोडियम हाइड्रोक्साइड की या फिर HCl की, अगर आप कोई बेस कोई एसिड जो है वो ऐड करते हैं, उसके ऐड करने से जो आपकी बफर कैपेबिलिटी है वो टाइम टू टाइम डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि उसमें जो आयंस हैं वो लगातार रिएक्ट करते रहते हैं, उसकी कैपेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है।
The buffer has its greatest capacity before any base is added, where salt or acid is equal to 1 according to the equation. अगर हम हैंडरसन हैज़लबर्ग की इक्वेशन जो है अगर हम उसको देखते हैं तो वो क्या होती है, pH इज इक्वल टू pKa log एसिड ओवर सॉल्ट. ठीक है, दिखाती हूँ मैं आपको. ठीक है, हाँ, pH इज इक्वल टू pKa प्रोस log एसिड ओवर सॉल्ट या सोल्ट ओवर एसिड सच. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब आप रिएक्शन स्टार्ट, जब आपने सोल्यूशन में बफर डाला होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, बफर में जो बफर है वो क्या है, केमिकल है. ठीक है, वीक एसिड या फिर वीक बेस का. ठीक है, अगर आपके पास एसिडिक बफर है तो उसमें वीक एसिड होएगा, साथ में इसका सॉल्ट होएगा. अगर आपके पास बेसिक बफर है तो उसमें वीक बेस होएगा, साथ में उसका सॉल्ट होएगा. ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास बफर है, न्यू है बिल्कुल. ठीक है, आपने अभी डाला है सोल्यूशन में. ठीक है, उसके बाद आप उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl जब ऐड करते हैं, टाइम टू टाइम उसकी कैपेबिलिटी क्यों डिक्रीज होती है वो हम हैंडरसन हैज़लबर्ग इक्वेशन से देखते हैं. अब देखिए, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log सोल्ट ओवर एसिड. जब बफर आपने न्यू डाला होता है उसमें सोल्ट जो है वो एसिड जो है वो दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं. जितना एसिड होता है उतना ही सोल्ट होता है, क्योंकि हम दोनों जो है वो इक्वल अमाउंट में डालते हैं बफर में. तो सोल्ट ओवर एसिड जो है वो कट जाएगा, कट के 1 हो जाएगा, log 1 जो है वो 0 होता है. ठीक है, देन pH इज इक्वल टू pKa. इसका मतलब क्या है, जब स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन, जब आपने बफर नया डाला होता है उस टाइम पे जो आपकी बफर है उसके लिए pH जो है वो इक्वल टू pKa होती है. उससे जो बफर की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अभी उसकी pH जो है वो pKa के इक्वल है. तो बफर बहुत अच्छे से काम करता है. टाइम टू टाइम जो सॉल्ट एंड एसिड है वो रिएक्ट करते जाएंगे. ठीक है, उससे आपकी जो लॉ की वैल्यू जो है कोई ना कोई आती जाएगी और आपके बफर की जो कैपेसिटी, वैसे आप इसको कंफ्यूज ना हो, आपने सीधा लिख देना है कि जब बफर्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं. जब हम उनको नया डालते हैं किसी भी सोल्यूशन में तो उसमें सारे के सारे जो आयंस हैं वो फ्री पड़े हैं. ठीक है, जब वो किसी एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं तो उसमें जो आयंस हैं वो लगातार रिएक्शन करते जाते हैं, तो उसमें आयंस की कमी हो जाती है. उससे क्या होता है, आपके सोल्यूशंस में ये चीज़ें जो है वो इसकी वजह से जो बफर की कैपेसिटी है वो टाइम टू टाइम डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, द बफर कैपेसिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इंक्रीज इन द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द बफर constituents. ठीक है, the buffer capacity is influenced by an increase in the total concentration of the buffer constituent, since a greater concentration of salt and acid provide a greater alkaline and acid. ये क्या कह रहे हैं, द बफर कैपेसिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इंक्रीज इन द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द बफर. कुछ नहीं है, ये कंफ्यूज नहीं होना. इसमें क्या है कि जो बफर कैपेसिटी है कहते हैं उस पे अगर हम इन्फ्लुएंस देखें कि इन्फ्लुएंस कैसे होती है, वो कैसे इन्फ्लुएंस होएगी. अब बफर्स क्या है, केमिकल है, वीक एसिड है या फिर वीक बेस है, उसमें आयंस हैं आगे जाके. अगर हम उन आयन की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, अगर हम उन आयन की कंसंट्रेशन में कोई कुछ बढ़ा दें, कम कर दें, तो उससे जो बफर कैपेसिटी है वो भी चेंज हो जाती है. ऑब्वियसली चेंज होएगी, क्योंकि बफर्स में क्या है, वीक एसिड है, वीक बेस है या फिर. ठीक है, अगर आप उसमें आयंस जो हैं उनको इंक्रीज कर दें तो बफर कैपेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, ये सिंपल स्टेप है. ठीक है, कुछ नहीं है, बफर कैपेसिटी होगी है ना. हाँ, नेक्स्ट है वॉन स्लैक डेवलप, मतलब क्या है, ये साइंटिस्ट है वॉन स्लैक, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, एग्जैक्ट इक्वेशन दी थी. अगर आपने किसी भी बफर की कैपेसिटी नोट डाउन करनी है तो इन्होंने एग्जैक्ट जो इक्वेशन दी थी, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि डेल्टा बी और डेल्टा पी एस से कोई बफर कैपेसिटी नहीं आ जाती, वो कोई अच्छा मेथड नहीं है. तो इन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया था जिसमें आपने इसको याद कर लेना है. द बीटा इज इक्वल टू 2.3 C इंटू Ka के साथ क्या है, H3O पॉजिटिव की मोलर कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय Ka प्लस H3O पॉजिटिव. ठीक है, दोनों का स्क्वायर, दोनों के प्लस का स्क्वायर, साथ में ऊपर क्या करना है, H पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है. C क्या है,
टोटल बफर कंसंट्रेशन। सी क्या है, जितना आपने बफर की टोटल बफर आपने डाला है सोल्यूशन में उसको बोलते हैं सी, ठीक है। के ए क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो आपने बफर डाला है उसका उसमें जो सॉल्ट डाले हैं उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है भाई, वो है के ए। H3O पॉजिटिव क्या है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। H पॉजिटिव को H3O पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये उसका दूसरा नाम है। H पॉजिटिव को H3O पॉजिटिव भी कहते हैं, ये हाइड्रोजन आयंस ही होते हैं, सेम नाम है इनका, कंफ्यूज नहीं होना। तो इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। आपने अगर बीटा निकालना है, कभी किसी बफर की कैपेसिटी निकालनी है, तो आपने जो बफर की कंसंट्रेशन डाली है उसको मल्टीप्लाई कर देना है के ए के साथ। के ए क्या है, के ए इज आयनाइजेशन कांस्टेंट है, साथ में आपने वैल्यू पुट करनी है जितने आपके सोल्यूशन में H पॉजिटिव हैं। H पॉजिटिव जो है उनको H3O पॉजिटिव भी कह देते हैं, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, एग्जैक्ट फॉर्मूला, ठीक है। अगर हम मैक्सिमम बफर कैपेसिटी की बात करें तो आपको पता है मैक्सिमम बफर कैपेसिटी क्या होती है। द मैक्सिमम बफर कैपेसिटी तब होती है जब pH इज इक्वल टू pK, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आपने सोल्यूशन में बफर डाला है तो उसमें क्या होता है, जितना एसिड होता है उतना ही उसका सोल्ट होता है। तो सोल्ट ओवर एसिड जो है वो डिवाइड होकर 1 आ गया, log 1 जो है वो 0 हो गया, तो pH इज इक्वल टू pK। तो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब होती है, जब आप बफर को नया डालते हैं, न्यू बफर यूज करते हैं। जब न्यू बफर होता है तो उसमें सॉल्ट जो एसिड के इक्वल होता है, तो pH इज इक्वल टू pK हम वहां से निकालते हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि मैक्सिमम बफर कैपेसिटी क्या होती है, वो तब होती है जब pH इज इक्वल टू pKa हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, H पॉजिटिव को H3O पॉजिटिव भी कहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, H3O P के साथ P काट दो, pH इज इक्वल टू pKa है ना, तो P के साथ P काट दो, तो मतलब क्या है, H इज इक्वल टू Ka, ठीक है। अगर हम H को H3O पॉजिटिव भी कहते हैं तो H3O पॉजिटिव किसके इक्वल आ गया, Ka के। तो जो हमने बीटा की वॉन्स लाइक की जो ओकेशन है उसमें हम अब वैल्यू पुट करेंगे H3O पॉजिटिव की। जब हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे 2.303 इंटू सी, साथ में H3O पॉजिटिव का स्क्वायर, नीचे क्या हो गया 2। जब हमने देखिए जो इसमें इक्वेशन है हमने क्या किया, H3O पॉजिटिव ऐड कर दिया Ka की जगह पे। जब हम Ka की जगह पे H3O पॉजिटिव ऐड करेंगे तो देखिए बीटा इज इक्वल टू 2.3 C, ठीक है। Ka की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, H3O पॉजिटिव, तो H3O पॉजिटिव H3O पॉजिटिव 2 हो गए ना 2, तो दोनों को हमने क्या किया, दोनों का स्क्वायर कर दिया, तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे प्लस करके 2 H3O पॉजिटिव हो गया तो उनका भी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, फॉर्मूले में Ka की जगह पे क्या पुट कर दिया, H3O पॉजिटिव। जब हमने ये पुट किया तो बीटा मैक्स जो है वो किसके इक्वल आ गई, 0.576 C के। तो C इज द टोटल बफर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये आपको कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि मैक्सिमम बफर जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है। तो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी वो होती है जिसमें pH इज इक्वल टू pKa होता है। जब हम P को P के साथ काट देते हैं तो H जो है Ka के इक्वल आ जाता है, तो H को हम H3O पॉजिटिव भी कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन है उसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। H3O पॉजिटिव की वैल्यूज पुट कर देते हैं Ka की जगह पे, देन बीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाती है, 0.576 C के। तो दिस इज द मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस, अगर हम फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, ठीक है, जो बफर्स हैं वो कहाँ पे यूज होते हैं, कहाँ पे उनके सिग्निफिकेंस हैं, ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फार्मास्यूटिकल बफर्स, ठीक है। फार्मास्यूटिकल बफर्स कौन से होते हैं, दोज बफर दैट यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशंस। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशंस में जो बफर यूज होते हैं उनको बोलते हैं फार्मास्यूटिकल बफर्स, ठीक है। मेजरली जो बफर यूज़ होते हैं वो होते हैं ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस में, ठीक है। ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस कौन सी होती हैं, जो आईज़ में यूज़ होती हैं, ठीक है। अब जो आई है वो बहुत सेंसिटिव पार्ट है बॉडी का, ठीक है, उसमें लेंस होता है। अगर आपने उसमें कोई ड्रग यूज़ करनी है आईज़ में
तो उसकी जो पीएच है वो मेंटेन होनी चाहिए। अगर उसकी पीएच जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक या अल्कली होएगी तो आपकी जो आई साइट है वो भी जा सकती है, आपका जो लेंस है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है, आपकी जो कॉर्निया है वो डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो दैट्स वाई मोस्टली जो बफर्स होते हैं ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस में यूज़ होते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है जिफर्ट एक साइंटिस्ट था, उसने हमें 2 सॉल्यूशंस का मिक्सचर हमने दिया था। उसने हमें 2 सॉल्यूशन का स्टॉक सॉल्यूशन का मिक्सचर जो है उस साइंटिस्ट ने हमें सुजेस्ट किया था। वो कौन कौन से स्टॉक सॉल्यूशन थे? बोरिक एसिड एंड मोनोहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। हम जब इन दोनों स्टॉक सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो एक बफर बन जाता है हमारे पास, ठीक है। हम उस बफर की जो पीएच वैल्यू होती है वो 5 to 9 होती है। 5 to 9 कैसे होती है? देखो, जो बोरिक एसिड एंड मोनोहाइड्रेटम सोडियम कार्बोनेट है, अगर हम इन दोनों की कंसेंट्रेशन चेंज करते रहेंगे, बोरिक एसिड की कम कर दी, उसकी ज़्यादा कर दी, उसकी कम कर दी, मोनोहाइड्रेटेड सोडियम, तो क्या होता है, पीएच जो है वो वेरी करती है। क्योंकि आपने देखा था पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लोग सॉल्ट ओवर एसिड। अगर हम सॉल्ट ओवर एसिड की कंसेंट्रेशन वेरी करते रहेंगे तो पीएच की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो जो बोरिक एसिड एंड मोनोहाइड्रेटेड है, इन दोनों को मिक्स करके हम पीएच 5 to 9 तक के बफर बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सोरेंसन उसने भी हमें मिक्सचर प्रपोज किया था जिसमें उसने यूज़ किए थे मिक्सचर ऑफ द सॉल्ट्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट। उसने सोडियम फॉस्फेट के जो सॉल्ट्स हैं, सोडियम फॉस्फेट के सॉल्ट जो हैं वो उसने यूज़ किए थे, ठीक है, फॉर द बफर सोल्यूशन, जिसमें पीएच जो है वो 6 to 8 होती है। नेक्स्ट है क्लार्क लब्स मिक्सचर, ठीक है। क्लार्क लब्स मिक्सचर क्या होते हैं और उनकी पीएच रेंजेस डिफर होती है, ठीक है। ये एग्जांपल्स आपने याद कर लेनी है। क्लार्क लब्स मिक्सचर किसको कहते हैं? अगर पीएच 1.2 to 2.2 है तो वो HCl एंड KCl से मिलके बनता है। अगर 2.2 to 4.0 HCl एंड पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट, 4 to 6.2 सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट, 5.8 to 8 सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड डाईहाइड्रोजियन फॉस्फेट, ठीक है। 7.8 to 10 बोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम क्लोराइड KCl, ठीक है। तो ये सारे जो मिक्सचर्स हैं ये आपने याद कर लेने हैं। इसको फार्मास्यूटिकल बफर्स की एग्जांपल्स हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल बफर सॉल्यूशंस, ठीक है। अगर हमने फार्मास्यूटिकल बफर की प्रेपरेशन करनी है तो हम वो कैसे करेंगे? हमने कैसे करनी है उसकी प्रेपरेशन? सबसे पहले हम फैक्टर्स पढ़ेंगे कि जब भी हम इन बफर्स की प्रेपरेशन करते हैं तो हमें कौन से फैक्टर्स जो हैं उनका ध्यान रखना है। यू शुड केयर अबाउट दीज ऑल द फैक्टर। द फर्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ केमिकल, ठीक है। सबसे पहले आपने देख लेना है कि जो केमिकल से आप बफर बनाने जा रहे हैं दैट यूजली अवेलेबल, ठीक है। ऐसा ना हो कि उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है, अवेलेबल हो, उसकी कॉस्ट जो है वो भी कम हो, ज़्यादा कॉस्टली ना हो, ठीक है। स्टेरिलिटी ऑफ द फाइनल सोल्यूशन, जो आप उसके बाद आप बफर बना रहे हो फार्मास्यूटिकल, वो स्टरलाइज होना चाहिए सो दैट आप किसी प्रेपरेशन में उसको यूज़ करें तो ऐसा ना हो कि उसमें बैक्टीरिया और ग्रो कर चुका है और आपने उसे फार्मास्यूटिकल किसी फॉर्मुलेशन में यूज़ कर लिया और वो सारी फॉर्मुलेशन जो है वो ख़राब हो गई, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग एंड बफर ऑन एजिंग। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आपने जब फार्मास्यूटिकल बफर बनाया, ठीक है, वो स्टेबल होना चाहिए लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। ऐसा ना हो कि आपने आज बनाया, उसकी एक्सपायरी 6 मंथ में हो रही है, क्योंकि अगर आप उसे किसी फॉर्मुलेशन में ऐड करोगे तो मोस्टली आपने देखा है कि जो ड्रग्स होती हैं उनकी एक्सपायरी 2 to 3 years होती है। और जो बफर आप उसमें ऐड कर रहे हैं वो भी एजिंग होनी चाहिए, लॉन्ग टाइम के लिए वो स्टेबल होना चाहिए। अगर उसकी एक्सपायरी बहुत जल्दी होती है तो वो ड्रग को ख़राब कर देगा, ठीक है। तो वो स्टेबल होना चाहिए, एजिंग होनी चाहिए उसकी। फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिसिटी, ठीक है, उसकी टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो आपने बफर बनाया है वो टॉक्सिक है, उसने हमारी बॉडी में जाके कहीं किसी सेल को डैमेज कर दिया या फिर कोई टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर दी। जैसे एग्जांपल दिया है इन्होंने बोरेट बफर जो है इसके बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट्स आते हैं। सो ये जब हम कोई भी ड्रग्स जो है एडमिनिस्ट्रेड ऑरली, मतलब मुंह से लेने वाली जो ड्रग्स होती हैं, पेरेंटरली मतलब होता है इंजेक्शंस, ठीक है, जिनको हम वीनस, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, जो सारे इंजेक्शंस होती हैं उनमें, और जो ड्रग्स हम मुंह से लेते हैं उन ड्रग्स में इसको यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि जो बोरेट बफर होता है वो बहुत टॉक्सिक बफर है, ठीक है।
अब है फॉलोइंग स्टेप शुड वी यूज इन प्रिपेयरिंग बफर सिस्टम। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जितने भी बफर्स होते हैं वो वीक एसिड होता है उसका सोल्ट होता है, या फिर वीक बेस होता है उसका सोल्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले जब भी आपने बफर तैयार करना स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपने कोई सेलेक्ट कर लेना है वीक एसिड। अगर आप एसिडिक बफर बनाना चाहते हैं तो आपने वीक एसिड जो है वो चूज़ कर लेना है। अगर आप बेसिक बफर बनाना चाहते हैं तो आपने वीक बेस जो है वो चूज़ कर लेना है। तो सबसे पहले आपने करना है वीक एसिड को चूज़ करना है। उसके बाद आपने उसकी pKa को ध्यान से देख लेना है। ठीक है, उसकी pKa जो है उसको आपने चेक कर लेना है। pKa होती है आयनाइजेशन वैल्यू। ठीक है, आयनाइजेशन वैल्यू। ठीक है, अगर कोई एसिड है तो उसकी आयनाइजेशन तो होएगी। ठीक है, pKa होता है उसकी आयनाइजेशन वैल्यू। आपको उसकी आयनाइजेशन वैल्यू जो है वो इक्वल टू pH रखनी है। ठीक है, क्योंकि देखिए pH इज इक्वल टू pKa प्लस log सोल्ट ओवर एसिड। तो बफर कैपेसिटी क्या थी? बफर कैपेसिटी थी आप जितना बफर ऐड करते हैं उससे उसकी pH जो है वो चेंज होती है। ठीक है, अगर आपने किसी बफर की मैक्सिमम बफर कैपेसिटी रखनी है तो उसके लिए जो होता है pH जो होता है pKa के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जो लॉग वैल्यू होती है वो 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जब भी आपने सबसे पहले कोई एसिड सिलेक्ट किया है, ठीक है, उसकी आपने कोशिश करनी है कि जो pKa की वैल्यू है, ठीक है, वो किसके इक्वल हो? वो pH के इक्वल रहे। ठीक है, आपने जब कोई एसिड चूज करना है तो ऐसे चूज करना है जो उसकी जिस pH को आप मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपकी ड्रग जो है वो 6 pH की है, आपने बफर जो है वो 6 pH का लेना है। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है? ऐसा एसिड चूज करना है जिसकी pKa की वैल्यू भी 6 हो। ठीक है, अगर आप ऐसा एसिड चूज करोगे तो आपका जो बफर है उसकी जो बफर कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी होएगी। आपने थोड़ा सा जब उस ड्रग में डालोगे वो ड्रग जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी pH बहुत जल्दी मेंटेन हो जाएगी। समझ गए? मतलब आपने ऐसा एसिड चूज करना है जिसकी जितनी आप pH मेंटेन करना चाहते हो उसकी pKa जो है pH के इक्वल हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है? फ्रॉम द बफर इक्वेशन calculate the ratio of salt and weak acid required to obtain the desired pH। ठीक है, चलो मान लिया एक स्टेप तो ये हो गया कि जब आपने एसिड चूज करना है आपने उसकी pKa जो है pH के इक्वल कर देनी है। पर समटाइम्स क्या होता है? समटाइम ये होता है कि कई बार क्या होता है जो pH होती है वो pKa के इक्वल नहीं होती। ठीक है, इतना आप मेंटेन नहीं कर पाते। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है? आपने क्या करना है? pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड। ये हैंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन जो है आपने क्या करना है? जो लॉग एसिड ओवर सॉल्ट होता है आपने करना है दोनों को वैल्यूज को ऐसे मेंटेन करना है कि जो pH है वो pKa के इक्वल आ जाए। ठीक है, मतलब क्या है? प्लस का साइन है इसके साथ, उसके बाद होता है लॉग एसिड ओवर सॉल्ट। अगर आप एसिड ओवर सॉल्ट की रेशियो चेंज करते रहोगे, ठीक है, आपने जब बफर बनाना स्टार्ट किया तो एक तो आपके पास एसिड होता है, एक उसका सॉल्ट होता है। ठीक है, दो ही लेते हैं ना हम। आपने क्या करना है? उसकी कंसेंट्रेशन को ऐसे चूज करना है कि लॉग की वैल्यू जो है वो ऐसे आए कि जब pKa के साथ उसका एडिशन हो तो वो pH के इक्वल आ जाए। ऐसे केसेस में जिसमें आप pH जो है pK के इक्वल नहीं कर पाते। ठीक है, अगर तो आपने कोई ऐसा एसिड ले लिया जिसकी pKa pH के इक्वल है तो ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो आप क्या करेंगे? जो लॉग की जो टर्म है एसिड ओवर सॉल्ट उसकी वैल्यू ऐसे मेंटेन करेंगे। आप क्या करेंगे? कभी आप एसिड 5 ml ले लेना, सॉल्ट जो है वो 3 ml ले लेना, फिर आप 3 ml ले लेना, फिर 5 ml ले लेना। ऐसे जो है आप रेशियो चेंज करते रहिए सो दैट pH जो है वो pKa के इक्वल आ जाए, क्योंकि हमें जो बफर कैपेसिटी होती है वो मैक्सिमम चाहिए होती है। ठीक है, तो प्रेपरेशन में सबसे पहला स्टेप है आपने ऐसा एसिड चूज करना है आपने सबसे पहले देखना है कि आपने कितनी pH मेंटेन करनी है। उस हिसाब का आपने एसिड चूज करना है जिसकी pKa की वैल्यू pH के इक्वल हो। अगर आप ये नहीं कर सकते फिर आपने क्या करना है? लॉग की जो टर्म्स हैं उनको वेरी करके आपने pH के इक्वल कर देना है pKa। ठीक है, नेक्स्ट है
Consider the individual concentration of the buffer salt and acid needed to obtain a suitable buffer capacity. ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपने क्या करना है, आपने इसमें ये पॉइंट आप छोड़ भी सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें ये कहा गया है उन्होंने कि आप अलग अलग बफर्स बना सकते हैं बफर कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, आपने करना है इंडिविजुअल कंसंट्रेशन ऑफ द बफर सॉल्ट एसिड, मतलब क्या है, आपने जो सॉल्ट है, सॉल्ट जो एसिड ओवर सॉल्ट है, उसकी अलग अलग कंसंट्रेशन मेंटेन कर करके आप डिफरेंट पीएच वाले बफर्स बना सकते हैं। ठीक है, और आपकी जो बफर कैपेसिटी है वो भी डिफर करेगी, तो आप डिफरेंट बफर कैपेसिटी के डिफरेंट पीएच के बफर्स बना सकते हैं, सिर्फ किसके साथ, आप एसिड और सॉल्ट की जो वैल्यू है वो चेंज कर करके। ठीक है, अगर आप सॉल्ट ओवर एसिड की वैल्यू चेंज करते रहेंगे, क्योंकि पीएच जो होता है दैट इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग एसिड ओवर सॉल्ट, पता नहीं सॉल्ट ओवर एसिड होता है, आप देख लेना। ठीक है, मतलब क्या है, अगर आप इन दोनों फैक्टर्स की वैल्यू चेंज करते रहोगे तो पीएच की वैल्यू भी चेंज होती रही, तो आपके पास जो बफर्स बनेंगे वो डिफरेंट पीएच के बन जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो ये कहा है उन्होंने। नेक्स्ट है a concentration of 0.05 to 0.5 molar is sufficient and a buffer capacity of 0.0। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई बफर बनाना है तो उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है इतनी सफिशिएंट होती है। ठीक है, इतनी मोलर कंसंट्रेशन में जो बफर होता है सफिशिएंट होता है, उसको ज़्यादा रेज ना करिए, इसी के बीच में ही सेट करते रहिए। कभी 0.05 कर ली, 0.6 कर ली, 7 कर ली, 8 कर ली, 9 कर ली, 1 कर ली। ठीक है, मतलब इस रेंज में ही आपने चेंज करनी है, 0.5 से ऊपर नहीं जाना कंसंट्रेशन को, 0.05 से नीचे नहीं करनी। और जो बफर कैपेसिटी है उसकी वैल्यू जो है वो 0.01 से 0.1 जो है वो ठीक है, 0.01 से 0.1 जो है वो इनफ है। ठीक है, उससे आप ये सफिशिएंट है, इसके बीच में रखनी है बफर कैपेसिटी। आपने कोई भी बफर बनाना है तो उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है दोनों सॉल्ट और एसिड्स की, वो 0.05 से 0.5 के बीच में ही मेंटेन करनी है, और बफर कैपेसिटी जो है वो 0.01 से 0.1 के बीच में मेंटेन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है finally determine the pH and buffer capacity of the completed buffered solution having a pH meter। ठीक है, फाइनली आपने क्या करना है, आपने पीएच और बफर कैपेसिटी को, जब आपने बफर बना लिया, ठीक है, आपने उसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी मेंटेन कर ली। उसके बाद क्या होता है, जब आपके पास बफर बन जाता है तो आपने क्या करना है, लेबोरेटरी में जाके उसकी जो पीएच है वो देखनी है कि कितनी पीएच है उसकी और उसकी बफर कैपेसिटी कितनी आई है। ठीक है, पीएच मीटर के साथ आप उसकी पीएच चेक करोगे। ये हम इसलिए करते हैं, इससे हम श्योर हो जाते हैं कि जो हमने बफर बनाया है, जो हमने सॉल्ट ओवर एसिड की रेशियो चेंज की है, उससे हम जितनी पीएच का बनाया है उसको हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, ठीक है, उसको हम प्रैक्टिकल पर्पस में यूज़ करते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ श्योरली इसकी पीएच इतनी ही है, मतलब श्योर होने के लिए हम ये जो है चीज़ें करते हैं। इससे हमें श्योरिटी होती है कि जो आपने बफर बनाया है उसकी पीएच इतनी ही है। ठीक है, श्योरिटी के लिए हम पीएच मीटर से जो बफर है उसकी पीएच जो है वो मेजर करेंगे, फिर हम जो है मार्केट में सेल कर देते हैं कि हाँ ये बफर है, इसकी इतनी पीएच है। ठीक है, उसके बाद उसकी आप बफर कैपेसिटी जो है वो नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, मतलब आपका जो बफर है उसकी आपने पूरा प्रेपरेशन भी कर ली, फिर आपने ये भी देख लिया इसका कितना पीएच और कितनी इसकी बफर कैपेसिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक जो है दैट इज बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आपने सुना होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें यूज़ करेंगे, हम टर्म्स यूज़ करते हैं आइसोटोनिक। ठीक है, ये हम आज डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिनेशन। पहले सबसे हम डेफिनेशन यूज़ करेंगे, डेफिनेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोस्मोटिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। ये जो टर्म्स आपने ध्यान से समझनी है। सबसे पहले ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि आपके पास एक कंटेनर है, उसमें आपने यहाँ पे नेट लगा दिया, नेट की एक शीट लगा दी,
इधर आपके पास बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या हो सकता है कि बहुत गाढ़ा गाढ़ा कोई मिक्सचर है, इधर आपके पास वाटर है, ठीक है, इधर आपके पास वाटर है, ठीक है। तो क्या होगा, अब क्या होगा अगर ऐसा है तो ये वाला कंसनट्रेटेड सोल्यूशन इधर से इधर जाएगा या वाटर जाएगा, क्योंकि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जो है वो मूव नहीं कर सकता ये नेट में से, पर वाटर जो है वो मूव कर सकता है। तो सारा जो वाटर है वो इधर से या इधर सोल्यूशन में आना स्टार्ट कर देगा। वो कब तक आएगा, वो तब तक आएगा जब दोनों की कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, तब तक जो वाटर जो है वो इधर से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा, उसको डाइल्यूट कर देगा, इस हद तक डाइल्यूट करेगा जब दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है, तब उसका वाटर का जो मूवमेंट है वो इधर की तरफ स्टॉप हो जाएगा अपने आप, ठीक है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या है, ऐसा इस फिनोमिनो को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। इस फिनोमिनो को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब है कि जब मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम वन कंटेनर टू अदर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसमें पोर्स हैं, ठीक है, इधर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, इधर वाटर है। तो सॉल्वेंट का, किसी भी सॉल्वेंट का, वो तो मैंने वाटर बता दिया आपको, अगर यहाँ पे कोई और सॉल्यूशन हो तो कौन सा मूव करेगा, जो डाइल्यूट होएगा। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, which make the concentration equal is called osmosis। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। अब जब ये वाला जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, कंसंट्रेटेड कम से कंसंट्रेटेड ज़्यादा सॉल्यूशन जो है उसकी तरफ जाता होता है, हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है वो ही मूव करता होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है वो नहीं मूव करता, ठीक है। तब जो प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है, अब देखिए ये क्यों जा रहा है वाटर, इसलिए जा रहा है क्योंकि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी अपना जोर लगा रहा है, अपना प्रेशर पुट कर रहा है, इधर से ये वाला जो लो कंसंट्रेशन का वाटर है वो भी प्रेशर पुट कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो प्रेशर पुट कर रहे हैं इन प्रेशर्स में कमी है, इन प्रेशर्स में कमी है। मतलब क्या, मैं समझाती हूँ आपको। अब देखिए, ये मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल, इधर वाटर है, इधर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसके सॉल्यूशन के पार्टिकल्स भी इसके ऊपर अपना प्रेशर पुट करेंगे, ठीक है, ये वाले पार्टिकल, तो ये वाले पार्टिकल भी यहाँ पे अपना प्रेशर पुट करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये इधर की तरफ जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, इधर की तरफ जो प्रेशर है वो कम है, ठीक है। तो क्या होता है, तो समटाइम्स क्या होता है, तो इसको डाइल्यूशन की ज़रूरत है, इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसको डाइल्यूशन की ज़रूरत है। तो इन दोनों में प्रेशर जो है वो इक्वल नहीं है, उस प्रेशर को इक्वल करने के लिए जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो जो प्रेशर है जिसकी वजह से सॉल्वेंट जो है वो डाइल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है, उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर जो रिस्पॉन्सिबल है डाइल्यूट सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव कराने के लिए, सो दैट दोनों का प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाए। दोनों का अगर प्रेशर इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या है, उनकी कंसंट्रेशन भी सेम हो गई, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब है आइसोऑस्मोटिक। आइसोऑस्मोटिक का मतलब क्या है, जब ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है ये इधर की तरफ मूव करेगा, ठीक है,
तो क्या होगा, दोनों एक टाइम पे क्या होगा, ये इसकी मूवमेंट जो है वो बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? क्योंकि दोनों की तरफ प्रेशर सेम हो चुका है। तो जब ये ऐसा हो जाएगा तो दोनों सोल्यूशन क्या हो जाएंगे, आइसोऑस्मोटिक। आइसोऑस्मोटिक का मतलब होता है दोनों सोल्यूशन का जो प्रेशर है वो सेम हो जाएगा, आइसोऑस्मोटिक हो जाएंगे। नेक्स्ट है आइसोटोनिक। ठीक है, आइसोटोनिक का मतलब होता है जो ऐसे सॉल्यूशंस जिनका कंसंट्रेशन भी सेम हो, दोनों का प्रेशर भी सेम हो। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशंस को आइसोटोनिक भी बोल देते हैं, क्योंकि दोनों की टोन जो है, दोनों के जो सेल्स जो इसके अंदर जो पार्टिकल जो हैं, ठीक है, अब देखिए हर सॉल्यूशन में पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब जब पार्टिकल्स हैं तो हर पार्टिकल की एक टोन है। ठीक है, तो क्या होता है, दोनों जो सॉल्यूशन होते हैं, अगर दो सॉल्यूशन है आपके पास, दोनों का प्रेशर सेम है, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, तो दोनों में जो पार्टिकल्स हैं वो भी एक ही प्रेशर में है, तो दोनों की टोन भी सेम हो गई। तो इसका मतलब क्या है, दोनों सॉल्यूशन क्या हो गए, आइसोटोनिक। अब हम देखेंगे हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होते हैं, ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है, ठीक है, जो हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है, जिसकी टोनिसिटी कम है, जिसका प्रेशर कम है। ठीक है, तो अगर आप उसमें कोई पार्टिकल रख दोगे, कोई सेल रख दोगे, तो ये इसमें कंसंट्रेशन कम है बाहर। ठीक है, बाहर कंसंट्रेशन कम होने की वजह से इसके बाहर सॉल्यूशन डाइल्यूट है। ठीक है, तो डाइल्यूट, मैंने आपको बताया था कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड की तरफ मूव करना होता है। अब सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, ठीक है, उसमें प्रेशर कम है, उसमें कंसंट्रेशन कम है, वो डाइल्यूट है, तो क्या होगा, यहाँ से वाटर जो है निकल के वो सेल के अंदर जाना स्टार्ट कर देगा। तो सेल जो है उसका साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जो है वो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन कम होती है, जो डाइल्यूट होते हैं, जिनका प्रेशर कम होता है। अगर आपने देखना है कि जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक है या नहीं, आप उसमें एक सेल रख दीजिए। जब आप सेल रखोगे वो सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक, तो हाइपरटोनिक्स कौन से होते हैं, हाइपरटोनिक कौन से होते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस जिनका, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, ऐसे सॉल्यूशन जिनका प्रेशर ज़्यादा है, जिनकी टोनिसिटी ज़्यादा है। अगर प्रेशर ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब क्या है, वो गाढ़े सॉल्यूशंस हैं। अगर ऐसे सॉल्यूशन में आप कोई सेल रखोगे, सॉल्यूशन बहुत गाढ़ा है, बहुत गाढ़ा है, ठीक है, तो सेल के बाहर जो है वो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, इसमें से सेल के बीच में से पानी निकल के बाहर आना स्टार्ट कर देगा, सो दैट जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट हो जाए, तो सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक। ठीक है, उसको बोलते हैं श्रिंकेज। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं, जिनकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, आइसोटोनिक सोल्यूशन। जब आइसोटोनिक सोल्यूशन में सेल को रखा गया तो आराम से जितना वाटर उसके अंदर जा रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, तो सेल को कुछ नहीं हो रहा। अगर हाइपोटोनिक में रखते हैं, हाइपोटोनिक का मतलब होता है डाइल्यूट सोल्यूशन। अब सोल्यूशन डाइल्यूट है तो जो वाटर है वो उसके अंदर जाना स्टार्ट कर देगा, तो सेल का साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, सेल की स्वेलिंग हो जाएगी। अगर आप हाइपरटोनिक में रखते हो तो उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है बाहर, तो जो सेल्स है उसमें से वाटर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, तो बस यही जो टर्म्स थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में है, मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी। अब ये होती क्या है मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी, मतलब क्या है इसका मतलब है बेटे, देखो जब भी आप कोई फार्मास्यूटिकल बफर बनाते हो, तो जब बफर्स में पार्टिकल हैं स्मॉल, अगर आप किसी भी ड्रग को उस बफर में ऐड करते हो, ठीक है,
तो जो दोनों की टॉनिसिटी है वो सेम होनी चाहिए। और जहाँ पे आप यूज़ करोगे, मान लीजिए आपने इंजेक्शन देना है, इंजेक्शन के थ्रू आपने ब्लड में इंजेक्शन देना है, तो ब्लड के जो सेल्स हैं, ब्लड में जो सेल्स हैं उनके साथ जो इसके सेल्स हैं उसकी टॉनिसिटी मैच करनी चाहिए। अगर मैच नहीं करेगी तो आपके जो ब्लड सेल हैं वो रैप्चर हो जाएंगे और आपके जो ब्लड है वो ब्लड में, अगर आपके ब्लड सेल रैप्चर हो गए तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो जब भी आपने फार्मास्यूटिकल बफर्स बनाने हैं तो आपने ये देख लेना है कि वो आपकी बॉडी के अंदर जब जाएंगे तो उनकी जो टॉनिसिटी है वो आपके ब्लड सेल से मैच करती है, आपकी बॉडी सेल से मैच करती है। अगर नहीं करती तो आप कैसे भी करके उसमें उसकी टॉनिसिटी उसके साथ मैच कीजिए, नहीं तो फिर आपके जो सेल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, सबसे मेथड कौन कौन से हैं अगर आपने किसी की टॉनिसिटी मेजर करनी है तो कौन कौन से मेथड्स हैं? सबसे पहला मेथड है हेमोलिटिक मेथड। हेमोलिटिक मेथड का मतलब क्या है? ठीक है, आपने क्या करना है, हेमो क्या होता है? ब्लड। ठीक है, अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है, ठीक है, आपने उसकी टॉनिसिटी मेजर करनी है, आपने उसका प्रेशर मेजर करना है। ठीक है, टॉनिसिटी क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? कंसंट्रेशन। अगर आपने से किसी सोल्यूशन की, आपके पास कोई सोल्यूशन है, आपने उसकी टॉनिसिटी मेजर करनी है, तो आपने क्या करना है, उसमें ब्लड सेल रख देना है कोई एक। ठीक है, फिर आपने ब्लड सेल को निकाल लेना है थोड़े टाइम में। ठीक है, तो अगर वो ब्लड सेल स्वेल कर गया तो सोल्यूशन कौन सा है? हाइपरटॉनिक। अगर वो श्रिंक कर गया तो सोल्यूशन कौन सा है? अगर वो श्रिंक कर गया तो हाइपरटॉनिक, अगर वो स्वेल कर गया तो हाइपोटॉनिक। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो सोल्यूशन है वो कौन सा है। ठीक है, सबसे पहला है इफेक्ट ऑन आरबीसी। मतलब क्या है, आप रेड ब्लड सेल लेते हो, उसको सोल्यूशन के अंदर रख दो, फिर उसके बाद आफ्टर कुछ टाइम के बाद आपने देखना है कि आरबीसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है। अगर आरबीसी बिल्कुल सेम टू सेम शेप का है तो जो आपका सोल्यूशन है वो आइसोटॉनिक है। ठीक है, नेक्स्ट है पीसीबी। पीसीबी का मतलब होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। ये भी सेम है, हम कुछ सेल्स को इसके अंदर रख देंगे, फिर उनका वॉल्यूम नोट डाउन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पैक्ड किए हुए सेल्स हैं, जैसे पैक्ड सेल वॉल्यूम मतलब सेल्स हैं आपके पास, आपने क्या करना है, छोटे छोटे सेल्स जो हैं वो सोल्यूशन के अंदर रख देने हैं। ठीक है, फिर आपने उन सेल्स को थोड़े टाइम में ऑब्जर्व करना है। अगर उनके वॉल्यूम में कुछ चेंज आई है तो आपको पता चल जाएगा कि अगर ये हाइपरटॉनिक है या हाइपोटॉनिक है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड विद आइसोटोनिक सोडियम क्लोराइड एंड ड्रग विद ब्लड। मतलब क्या है कि आप किसी भी सोल्यूशन की, अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सोल्यूशन की टॉनिसिटी को मेजर करने के लिए सबसे पहले आरबीसी का यूज़ कर सकते हैं, पीसीबी। ठीक है, पीसीबी एनालिसिस भी बिल्कुल सेम है, मतलब आपके पास सेल्स होते हैं, आप उसका वॉल्यूम एनालाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिलीज ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑब्जर्व विद हेमोलाइसिस। ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम है, वैसे आपके सिलेबस में है नहीं। मतलब क्या है इसका कि आपके पास सोल्यूशन है कोई, आप उसकी नोट डाउन करना चाहते हैं टॉनिसिटी, आप उसमें सेल्स रख दोगे। ठीक है, उस आपको पता है जो ब्लड होता है, ब्लड सेल्स होते हैं, उसमें ऑक्सीजन होती है, उसको ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी होती है। जब आप उसको इसके अंदर रखोगे तो क्या होगा, उसमें से ऑक्सीजन निकलना स्टार्ट हो जाएगी। उस ऑक्सीजन निकलने से या ब्लड सेल के रैप्चर होने से हम जो प्रेडिक्शन कर लेंगे कि जो आपका सोल्यूशन है वो किस प्रकार का है, उसकी टॉनिसिटी कितनी है। ठीक है, ये जो है ब्लड विद आइसोटोनिक ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट है, बताऊंगी आपको कैसे होता है। नेक्स्ट है कॉलिगेटिव मेथड। ठीक है, कॉलिगेटिव मेथड्स कौन से होते हैं? ठीक है, कॉलिगेटिव मेथड से हम कैसे कर सकते हैं टॉनिसिटी की मेजरमेंट्स? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सोल्यूशन है, ठीक है, उसकी कितनी ब्लड, उसका कितना प्रेशर है, उसका कितना फ्रीजिंग पॉइंट है, उसका कितना वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब क्या है इसका, देखिए कोई सोल्यूशन है आपके पास, मैं बोलती हूँ कि आप इसकी टॉनिसिटी मेजर करो। टॉनिसिटी क्या होती है? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? कंसंट्रेशन। जिस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वो प्रेशर भी ज़्यादा अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो वेपर प्रेशर जो है वीपी, फ्रीजिंग पॉइंट जो है, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये जो होती हैं, ये किस पे डिपेंड करती हैं? कंसंट्रेशन के ऊपर। ठीक है, अब जब इन प्रॉपर्टीज़ को हम चेक कर लेंगे तो हम किसी भी सोल्यूशन को बता सकते हैं कि उसकी कितनी टॉनिसिटी है। ठीक है, तो हम
किसी भी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर नोट डाउन कर लेंगे या फिर उसका फ्रीजिंग पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। ऐसे नोट डाउन करने से भी हम ये बता सकते हैं कि इसकी कितनी टॉनिसिटी है, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर मेथड्स, क्योंकि जितने भी ये फ्रीजिंग पॉइंट है, वेपर प्रेशर है, ये इसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इतना याद रखना है बस आपने, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लैक्रिमल फ्लूइड एंड प्लाज्मा सीरम एंड ब्लड इज -2 डिग्री सेल्सियस। अब मान लीजिए आपने कोई इंजेक्शन बनाया है, ठीक है, आपको उस इंजेक्शन को पेशेंट को देना है, प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के अंदर देना है। उस इंजेक्शन में आपने बफर भी डाला होगा, ठीक है। अब क्या करना है, फिर आपने जो बफर डाला है, आपने उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो किस पे फिक्स करना है, -5.2 के ऊपर। क्यों? क्योंकि जितना फ्रीजिंग पॉइंट आपके ब्लड का है, सीरम का है, उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट आपके बफर का होना चाहिए, आपकी ड्रग का होना चाहिए। अगर वो चेंज करता हुआ तो जब वो इंजेक्शन आप ब्लड में दोगे तो आपके जो सेल्स हैं वो रैप्चर हो जाएंगे, ठीक है। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं वो, ठीक है। आप मेजरमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही याद रखना आपने इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सिलेबस जो है वो है मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ टॉनिसिटी, ठीक है। आपने इसमें मेथड अब मान लीजिए आपको पता है कि आपका सोल्यूशन हाइपरटोनिक है, आपको पता है कि आपका सोल्यूशन हाइपोटोनिक है, आपको पता है, ठीक है। पर आपने क्या करना है, अब ऐसे मेथड्स हम बताएंगे जिससे हम किसी सोल्यूशन की टॉनिसिटी जो है वो मैच कर सकते हैं। कैसे मेथड कैसे कर सकते हैं हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम किसी भी सोल्यूशन की टॉनिसिटी जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड, ठीक है। मतलब क्या है इसका, अगर आपका कोई सोल्यूशन है, आपको पता है जो सोल्यूशन का कोई ना कोई फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा, ठीक है, जो बफर है उसका कोई फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा। अब आपके जो ब्लड का, सीरम का अंदर जो आपके आईवी फ्लूइड्स हैं उनका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, -0.52, ठीक है। अब जो आपका सोल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट मान लीजिए -0.72 है, ठीक है। तो फिर मान लीजिए कुछ भी है, ठीक है, -0.72 है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि आपने इस इंजेक्शन को ब्लड में देना है, तो आप क्या करोगे, इसमें कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड कर दोगे जिससे इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -0.52 के पास पहुंच जाए, सो दैट इसकी जो प्रेशर है वो बिल्कुल सेम हो जाए, इसकी जो टॉनिसिटी है दोनों की सेम हो जाए। मतलब क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं हम अपने सब्सटेंस का, अपने बफर का फ्रीजिंग पॉइंट नोट करते हैं। तो अगर वो नोट करने से ज़्यादा और कम आता है, फिर हम उसको -0.52 तक लाने के लिए उसमें कोई सब्सटेंस ऐड करते हैं, सो दैट ये -0.52 हो जाए, सो दैट हम जब इसको यूज़ करें तो आपका जो ब्लड है वो रैप्चर ना हो। इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, कैलकुलेटिंग सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट ऑफ द IV fluids component with adding some sodium chloride into IV fluids electrolyte to have total normal saline solution concentration, ठीक है। इसमें क्या है कि हम जो हमारा ब्लड है या फिर आप मान लीजिए कोई फ्लूइड है हमारी बॉडी में, ठीक है, जिसमें हमने ड्रग को देना है, हम उसको देखते हैं वो कितने सोडियम क्लोराइड के इक्विवेलेंट है। मतलब क्या है, उसकी कितनी कंसेंट्रेशन जो है, उसकी कंसेंट्रेशन सोडियम क्लोराइड कितना लेना पड़ता है उसके इक्वल आ जाए। समझ के बात। मान लीजिए आपका जो ब्लड है उसकी टॉनिसिटी 2 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम कितना सोडियम क्लोराइड लें कि इसकी टॉनिसिटी भी 2 आ जाए, ठीक है। जितना सोडियम क्लोराइड हम यहाँ पे लेंगे उतना ही सोडियम क्लोराइड हम ड्रग में ऐड कर देते हैं, तो जो ड्रग है उसकी टॉनिसिटी हमारे ब्लड के इक्वल आ जाती है। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड।
हम क्या करते हैं, हमारे अंदर जो ब्लड है, जो फ्लूइड्स हैं, हम उनकी टॉनिसिटी को सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट होता है उसका कितना ग्राम लेते हैं, उसकी टॉनिसिटी उसके इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उतना ही सोडियम क्लोराइड हम अपनी ड्रग में ऐड करके वो ड्रग अंदर लोड कर देते हैं, तो आपकी जो ब्लड है वो उसकी जो टॉनिसिटी है बिल्कुल सेम हो जाती है ड्रग के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है वाइट विंसेंट मेथड। वाइट विंसेंट मेथड क्या होता है, एडिंग वाटर इनटू द ड्रग टू मेक इट आइसोटोनिक। इसमें मतलब क्या है, आपका जो ब्लड है, ठीक है, यहाँ पे ब्लड फ्लो करता है, ये वेन्स है, ये मैं बनाती हूँ ना जो बार बार ऐसे करके, इसका मतलब ये नाड़ी है ब्लड लेके जाने वाली, ब्लड वेन्स, ठीक है, इसमें ब्लड जा रहा है। तो ब्लड की टॉनिसिटी मान लीजिए 2 है, ठीक है। आपकी जो ड्रग है इसकी टॉनिसिटी जो है वो 1 है या फिर 3 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर तो इसकी टॉनिसिटी इसके इक्वल करनी है आपने, ठीक है। अगर ये इसकी टॉनिसिटी कम है, ठीक है, ड्रग की टॉनिसिटी कम है, ठीक है, मतलब क्या है, इसका प्रेशर कम है, इसकी कंसंट्रेशन कम है, तो क्या करेंगे, हम ड्रग और डाल देंगे। फिर क्या होगा, इसकी टॉनिसिटी बढ़ जाएगी। मान लीजिए जो ब्लड है उसकी 2 है टॉनिसिटी, इसकी 1 है, तो इसकी 2 करने के लिए हम और ड्रग ऐड कर देंगे, तो ये 2 हो जाएगी, तो इसके इक्वल हो जाएगी। अगर मान लीजिए इसकी टॉनिसिटी 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें वाटर डाल देंगे। वाटर डालने से जो आपकी ड्रग है वो डाइल्यूट हो जाएगी, उसकी टॉनिसिटी 4 से 3 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी। जब 2 हो जाएगी तो उस टाइम पे आपने उस ड्रग को ब्लड में दे देना है। इसका बोलते हैं वाइट विंसेंट मेथड। वाइट विंसेंट मेथड क्या होता है, हम वाटर ऐड करते हैं उस ड्रग को टॉनिक बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्प्राउल मेथड। स्प्राउल मेथड क्या होता है, मेकिंग अप वॉल्यूम विद आइसोटोनिक बफर सोल्यूशन। जी हम आगे भी सारे डिस्कस करेंगे वैसे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड, वो तो मैंने बता ही दिया है आपको। दी द प्लाज्मा सीरम लैक्रिमल फ्लूइड एंड ब्लड फ्रीडिंग पॉइंट टेम्परेचर। कितना होता है हमारे प्लाज्मा का, सीरम का, लैक्रिमल फ्लूइड का, कितना फ्रीजिंग पॉइंट होता है, -0.52 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। Dissolved substances in plasma or tear depress the solution freezing point below -0.52, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए कोई ड्रग आप यूज़ करते हैं प्लाज्मा के अंदर, तो उससे क्या हो सकता है, आपका जो सीरम है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो सकता है, -0.52 से कम हो सकता है। उससे जो आपके सेल्स हैं, आपका जो फ्लूइड है वो रैप्चर हो सकता है, ठीक है। एनी सोल्यूशन दैट फ्रीज एट T -0.52। अब कोई भी ऐसा सोल्यूशन जिसका फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर -0.52 होएगा, तो वो किसके साथ टॉनिक होएगा, हमारे सीरम के साथ। मान लीजिए कोई भी सोल्यूशन है, ठीक है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट, अगर जिसका भी फ्रीजिंग पॉइंट -0.52 होएगा, वो हमारे ब्लड के साथ आइसोटोनिक होएगा, क्योंकि हमारा ब्लड का फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर भी -0.52 है, ठीक है। उस सब्सटेंस को हम ऐड करेंगे अपनी ड्रग में, ठीक है। तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, W इज इक्वल टू -52 - A/B। W क्या है, वो वाला सब्सटेंस जिसका फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर हमारी प्लाज्मा के इक्वल है, हम वो सब्सटेंस कितना लें कि जो हमारी ड्रग है उसमें कितना डालें कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, आपने सिर्फ इतना कंफ्यूज नहीं होना, आपने फॉर्मूला याद कर लेना है। W क्या है, कंसंट्रेशन है उस सब्सटेंस की जिसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है हमारी प्लाज्मा के इक्वल है। A क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 1% सोल्यूशन ऑफ अनएडजस्टेड सब्सटेंस। जो ड्रग है जिसको आपने एडजस्ट करना है, आपके पास ड्रग पड़ी है, ठीक है, उसका 1% सोल्यूशन, ठीक है, उसको बोलते हैं A। B क्या है, वो सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन जिसका फ्रीजिंग पॉइंट हमारे ब्लड के फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल है, इसी को हम इसके अंदर डालेंगे सो दैट ये हमारे फ्लूइड के साथ आइसोटोनिक हो जाए, ठीक है। अगर हम पूरा कंप्लीट बनाएं,
अगर हम पूरा कंप्लीट बनाए मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। देखिए ये आपकी ड्रग है जिसको आपने ब्लड के इक्वल बनाना है, क्योंकि आपने इसको ब्लड में देना है। यहाँ पे आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट आपके ब्लड के इक्वल है, क्योंकि ब्लड का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है -0.52, इस सब्सटेंस का भी -0.52 है, ठीक है। हम इसको ड्रग में ऐड कर देंगे, किस अमाउंट में ऐड करेंगे ये हम किससे निकालेंगे, फॉर्मूले से, सो दैट ये ड्रग जो है वो आइसोटोनिक हो जाए हमारे ब्लड के साथ। फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू 0.52 माइनस A/B। W तो है इसका वेट जिस सब्सटेंस को ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस, ये ड्रग का वेट जिसको हमने, जिसकी pH हमने, जिसकी टॉनिसिटी हमने एडजस्ट करनी है। A है 1% सोल्यूशन ऑफ अनएडजस्टिंग सब्सटेंस, ठीक है, 1% सोल्यूशन ऑफ अनएडजस्टिंग सब्सटेंस, ठीक है। जो सब्सटेंस अनएडजस्टिंग है उसको उसका 1% सोल्यूशन। बी क्या है, 1% सोल्यूशन ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस। ये वाला जो सब्सटेंस है इसको बोलते हैं एडजस्टिंग, क्योंकि हम इसको डाल के ही इसके साथ एडजस्ट करेंगे। तो इसका 1% सोल्यूशन ये है अनएडजस्टिंग, ठीक है, इसका 1% सोल्यूशन तो हम फार्मूले में पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, W क्या है, कितना वेट हम लें एडजस्टिंग सब्सटेंस का, ठीक है, ये क्या है एडजस्टिंग, हमने W निकाल लिया कि हम कितना इसका वेट लें, 2 ग्राम लें या 3 ग्राम लें, कि ड्रग में जब डालें तो ड्रग की टॉनिसिटी जो है वो ब्लड के इक्वल हो जाए, बस ये है। W क्या है, W है उस वेट, उस एडजस्टिंग सब्सटेंस का जिसका जो टॉनिसिटी है वो ब्लड के साथ मैच करती है। तो हम देखेंगे हम उसको कितने ग्राम अपनी ड्रग में डालें, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है, ओहो अब आगे भी है, नेक्स्ट है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड जो है, द फंडामेंटल एक्सप्रेशन फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड कंसंट्रेशन इज गिवन बाय द इक्वेशन, ठीक है। ओके अब देखिए जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो मेथड है उसकी जो इक्वेशन है वो कौन सी होती है, उसका इक्वेशन जो है वो ये वाली यूज होती है, TF इज इक्वल टू KF इंटू C। KF है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होती है इसकी वैल्यू जो है वो नहीं चेंज होती, साथ में उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम C के साथ। C क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द सल्यूट, ठीक है। अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की इक्वेशन की बात करें तो डेल्टा TF क्या होता है, KF इंटू C। KF होता है कांस्टेंट, C होती है कंसंट्रेशन सल्यूट की कितनी है, ठीक है। डेल्टा TF होता है चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है, कितना चेंज आ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में उसको बोलते हैं डेल्टा TF। द अबव इक्वेशन इज फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। While considering electrolyte into account, we must consider half factor given by the same of the, छोड़िए ये नहीं करेंगे हम, ठीक है, ये कोई उसका हमारी कंसर्न की बात नहीं है। बस आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड जो होता है उसमें एक सब्सटेंस होता है एडजस्टिंग, ठीक है, उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो बिल्कुल हमारे ब्लड के साथ मैच करता है, उसी को ही हम ड्रग में ऐड करते हैं, सो दैट जो ड्रग है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमारे ब्लड के साथ मैच कर जाए। जब दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट मैच कर जाएगा तो टॉनिसिटी भी मैच कर जाएगी। तो फिर हम फॉर्मूला जो है उसमें वैल्यूज पुट करते हैं, W इज इक्वल टू -0.52 माइनस A/B, ठीक है। तो A जो एडजस्टिंग सब्सटेंस है, B नॉन एडजस्टिंग सब्सटेंस है, तो हम W जो है एडजस्टिंग सब्सटेंस का वेट निकाल लेते हैं कि कितना हम डालें कि जो उसकी टॉनिसिटी है वो इक्वल हो जाए। तो आपने एग्जाम में इसको ऐसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट, सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है एक। तो सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट ऑफ ड्रग इज द अमाउंट in grams of sodium chloride that is equivalent to 1 gram of drug, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि
उस अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, ई का मतलब क्या है, इक्वलेंट ऑफ ड्रग इज द अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज इक्वलेंट टू 1 ग्राम ऑफ ड्रग। अब की कोई ड्रग है, उसका जो 1 ग्राम है, ठीक है, उस 1 ग्राम की जितनी टॉनिसिटी है, 1 ग्राम जो आपके पास ड्रग है उसकी कितनी टॉनिसिटी है, ठीक है, हम क्या करेंगे उतना ही सोडियम क्लोराइड ले लेंगे, ठीक है। आपकी कोई ड्रग है उसकी जो हम उसका 1 ग्राम ले लें, उसकी टॉनिसिटी जितनी भी है, ठीक है, साथ में हम क्या लेंगे, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। कितना सोडियम क्लोराइड लें कि उसकी भी टॉनिसिटी इसके इक्वल आ जाए, उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू एल आइसो इंटू सी, ये फॉर्मूला आप याद कर लो। तो अगर हम इसके डेल्टा टी एफ जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी एफ होता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, एल आइसो, ठीक है, ये आप फॉर्मूला ऐसे ही याद कर लो इसको, इंटू सी, ठीक है। तो अगर सी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, डब्ल्यू वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट 1000 ओवर वॉल्यूम, ठीक है। तो सी किसको इक्वल आ गया, उन्होंने वैल्यूज पुट कर दी 1 ग्राम ओवर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो अगर हम कंप्लीट इसकी बात करें तो जब हम डेल्टा टी एफ में सी की वैल्यू पुट करते हैं, तो सी की वैल्यू पुट कर दी हमने 1 ग्राम ओवर मॉलिक्यूल वेट, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड के लिए इसका कितना कितना होता है फॉर्मूला, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 3 पॉइंट, ये इन्होंने क्या किया, ये कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के उन्होंने सारा जो फॉर्मूला है वो पुट कर दिया, उसने वैल्यू निकाल ली। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू सोडियम क्लोराइड के लिए कितनी आती है, 3.4 इंटू ई ओवर 58.45। तो जब उसके इक्वल रखते हैं ये लोग, तो इक्वल रखने के बाद जो ई की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाती है, 17 इंटू एल आइसो ओवर मॉलिक्यूलर वेट। ये बेटे ऐसी कैलकुलेशंस हैं, ये आपको ऐसे ही याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। ठीक है। तो मतलब क्या है इसका, सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड में क्या है कि हमने क्या लेना है, हमने जितनी अपनी ड्रग है, ठीक है, उसके इक्विवेलेंट सोडियम क्लोराइड जो है वो ले लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने ये फॉर्मूलाज में ये पुट करना है, या आपने फॉर्मूले ऐसे ही याद कर लेने हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, एंड पे उन्होंने ई की वैल्यू निकाली हुई है, ई क्या है, सोडियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट, सोडियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, ई की वैल्यू कितनी आ गई, 17 इंटू एल आइसो ओवर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। आपको ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट पता ही होगा, ठीक है, ई की वैल्यू आप निकाल लोगे। एल आइसो जो है वो उसकी वैल्यू जो होती है वो एक कांस्टेंट होता है, वॉन्ट हैव फैक्टर होता है, वो हमें पता होती है इसकी वैल्यू, ठीक है, एल आइसो की, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है, ये अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इसकी वैल्यू जो है वो अलग अलग होती है। तो अगर आपने सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड में क्या करना है, सोडियम क्लोराइड का ई वैल्यू निकालना होता है, कितना हम सोडियम क्लोराइड लें कि आपकी जो ड्रग है उसकी जो टॉनिसिटी है वो ब्लड से मैच कर जाए। तो उसकी जो वैल्यू होती है वो ई से निकलती है, ई इज इक्वल टू, इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं 17 इंटू, ये वैल्यू आई कैसे है, वो ऐसे आई है, ठीक है, टी एफ इज इक्वल टू एल आई सो इंटू सी होता है। तो सी की जो वैल्यू है वो डब्ल्यू ओवर एम डब्ल्यू है, तो उसके बाद वैल्यू पुट करने के बाद 1 ग्राम ओवर एम डब्ल्यू आ गई, वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो एन ए सी एल के लिए टी एफ की वैल्यू ये होती है, फिर उन्होंने दोनों को इक्वल रख लिया, ठीक है, सब कुछ काटने के बाद ई की वैल्यू जो है वो इसके इक्वल आ गई। मतलब क्या है, आपने जब भी किसी ड्रग को टॉनिसिटी सेम बनानी है तो ई की वैल्यू निकाल लेनी है कि सोडियम क्लोराइड हम कितना ऐड करें कि आपकी जो ड्रग है वो टॉनिसिटी उसकी आपके ब्लड के साथ मैच कर जाएगी। तो इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड, ठीक है, कि सोडियम क्लोराइड किस अमाउंट में ऐड करें, इसमें सोडियम क्लोराइड यूज हो रहा है, ठीक है, आपकी ड्रग की टॉनिसिटी को मैच करने के लिए रीजेंट यूज हो रहा है, जो कंपाउंड यूज हो रहा है वो हो रहा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड डाल डाल के हम अपनी ड्रग की टॉनिसिटी जो है वो मैच करेंगे। दिस इज द सेम एक्चुअली। हाँ, नेक्स्ट है
क्लास 2 मेथड्स। क्लास 2 मेथड्स में क्या है, वाइट विंसेंट मेथड, ठीक है। वाइट विंसेंट मेथड में क्या है, कैलकुलेटिंग टॉनिसिटी involved the addition of water to drug to make the isotonic solution. This is followed by addition of an isotonic buffer diluting vehicle. मतलब क्या है, इसको कुछ नहीं कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वाइट विंसेंट मेथड क्या होता है, ये आपका ड्रग, ये आपका ब्लड है, ब्लड की टॉनिसिटी जो है, यहाँ पे आपकी ड्रग होती है, ड्रग की टॉनिसिटी जो है, इनको हम इक्वल करना होता है, ठीक है। हम कैसे इक्वल करते हैं, अगर तो इसकी टॉनिसिटी बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए इसकी 3 है, इसकी 6 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें वाटर ऐड कर देंगे। जब हम वाटर ऐड करेंगे तो ये डाइल्यूट हो जाएगी ड्रग, तो इसकी टॉनिसिटी 5 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी। जब 3 हो जाएगी तब हम वाटर डालना बंद कर देंगे। उससे क्या होगा, जो आपकी ड्रग है उसकी टॉनिसिटी जो आपके ब्लड के साथ बिल्कुल मैच हो जाएगी, मतलब बाय डाइल्यूटिंग, ठीक है। अगर जो इसकी टॉनिसिटी कम होती, 2 होती, तो हम इसमें और ड्रग ऐड कर देते, तो इसकी टॉनिसिटी 3 हो जाएगी। वाइट विंसेंट मेथड क्या होता है, किसी भी ड्रग को डाइल्यूट करके या फिर उसमें ड्रग और ऐड करके अपने ब्लड के आइसोटोनिक बनाना, उसको बोलते हैं वाइट विंसेंट मेथड। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं इसमें हम, V इज इक्वल टू W इंटू E इंटू 111.1। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ आइसोटोनिक सोल्यूशन, वेट ऑफ द ड्रग, E इज सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट ऑफ द ड्रग, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, ठीक है। तो V होता है कि कितना वॉल्यूम हम ऐड करें, कि जो आपकी ड्रग है इसमें कितना हम पानी ऐड करें, या किसी भी और वॉल्यूम को ऐड करें, कि जो ड्रग है उसकी टॉनिसिटी जो है वो इसके इक्वल हो जाए। तो V होता है, W होता है जो आपने जो यहाँ पे ड्रग ली है उसका कितना वेट है, W क्या है उसका, E होता है इस ड्रग का सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट, जो हम पीछे कैलकुलेट करके आए ना, E की वैल्यू वो कितनी है, ठीक है। तो 111 जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है वाइट विंसेंट मेथड और स्प्राउल मेथड। वाइट विंसेंट मेथड और स्प्राउल मेथड, इसका मतलब क्या है, ये मॉडिफाइड वाइट विंसेंट मेथड है, उन्होंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस कर दी, उसको बोलते हैं स्प्राउल मेथड। दिस मेथड इज सिंप्लीफाइड ऑफ वाइट विंसेंट मेथड। W इज द वेट ऑफ ड्रग फिक्स्ड टू ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 0.3, इक्वेशन बिकम, ठीक है। मतलब क्या है इसका, क्या ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। देखो वाइट विंसेंट मेथड में आपने देख लिया कि आपने सिर्फ वाटर ऐड करना है या निकालना है, तो उसकी ड्रग की टॉनिसिटी जो है वो ब्लड से मैच कर जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, W जो है इसमें हम फिक्स करेंगे 0.3 तक, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमने क्या किया, जो ऊपर यह W है ना, इसकी वैल्यू फिक्स कर दी 0.3, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ E को वेरी करेंगे। इसका मतलब क्या है, हमने क्या किया, ड्रग को फिक्स कर लिया 0.3, तो हम क्या करेंगे, इसमें और ऐड कर देंगे वाटर, 1 ml ऐड करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, तो इससे क्या होगा, वाटर ऐड करने से इसकी टॉनिसिटी की वैल्यू चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद हम एक टेबल बना लेते हैं। तो उसके बाद जब भी हमने किसी भी ड्रग के में इस ड्रग को किसी में भी ऐड करना है, प्लाज्मा में करना है, ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशन में करना है, टीयर्स में ऐड करना है, ठीक है, कोई और ड्रग में ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं, उसकी pH देखते हैं कि प्लाज्मा की कितनी टॉनिसिटी है, टॉनिसिटी देखते हैं, तो इस टेबल के साथ मैच करते हैं। जिस कंसेंट्रेशन पे टॉनिसिटी मैच कर जाती है, मान लीजिए आपने ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशन बनानी है, ऑप्थेल्मिक के लिए pH 5, टॉनिसिटी 5 चाहिए, तो यहाँ पे टेबल जो हमने बनाया था, अलग अलग वाटर डाल के 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, 5 डाला, 6 डाला, तो जो टॉनिसिटी की वैल्यू आई, मान लो 2 पे 5 आ गई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उठा लेंगे, हम ये कह देंगे कि ये इतना 0.3 ग्राम ड्रग लो, उसमें 2 ml वाटर डालो, वो बन गया सोल्यूशन, इसको डालो इस ड्रग के अंदर, दोनों आइसोटोनिक है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्प्राउल मेथड। स्प्राउल मेथड क्या होता है, इसमें हम ड्रग की जो वैल्यू है वो 0.3 पे रख लेते हैं, और उसके बाद वाटर की कंसंट्रेशन, ठीक है, वाटर कह दो या सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो है वो वेरी करते जाते हैं, और अपने पास एक टेबल बना लेते हैं। जब भी हमने फ्यूचर में किसी भी ड्रग में इसको ऐड करना है, उस ड्रग की कितनी टॉनिसिटी है हम उस टेबल में से मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो हम उसके बाद उसको वेट को ड्रग के 0.3 रख के सॉल्वेंट जो है वो वेरी करते जाते हैं, इसको बोलते हैं स्प्राउल मेथड, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर जो है बफर्स का फिनिश हो चुका है। थैंक यू सो मच।